अ वेरी अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। सभी मेरे मित्रों को बहुत मेरा गुड मॉर्निंग कहना चाहता हूँ। और मैं आप सभी जानते हैं, मैं प्रियेश मेरा नाम है। और मैं अभी कुछ समय एमबीए के एग्ज़ाम में बहुत बिज़ी था, तो मैं अपना कोई एकेडमिक सेशन नहीं लॉन्च कर पाया, लेकिन आज मैं अपना एकेडमिक सेशन आपके सामने लॉन्च कर रहा हूँ, इस आशा से कि आप सीख सकें और मेरे सभी स्टूडेंट्स और मेरे जो मुझे सुनते हैं वो इसको समझ सकें, ठीक है? तो आज जो मैं कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, वो बहुत ही कोर इशू है जिसको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ आप सभी को। और ये एकेडमिक है, टेक्निकल है, साइंटिफिक भी कुछ हद तक है, और एक एक इशू है जो कि मैं चाहता हूँ आप सब तक पहुंचाना, ठीक है? लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस यू टू यू ऑल। माई सेल्फ, आई एम प्रियेश घोष। आई हैव डन माई इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड देन I went to CDAC Pune. After that, as you know that my whole of my culture, my family culture, I would say, were comfortable with private or IT service job. So in this issue, I went for the government service, especially civil service, जो मैंने छुप छुप के कहा, क्योंकि पढ़ लिखने के बाद, अच्छा पढ़ाई करने के बाद आप कोई पियोन की जॉब आपको शायद शोभा ना दे, ऐसा मुझे लगा। लेकिन मैं कह नहीं रहा हूँ, तो मैंने दिया और मैंने सिविल सर्विस का कोशिश किया। शायद बड़ी बड़ी छुपा छुपा के आपसे बात कर रहा हूँ, तो उसमें मैं एक फेल्ड सिविल सर्विस कैंडिडेट हूँ, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन चलिए, जीवन में जो, अब मैं क्या बताऊँ, मैं इससे आगे कुछ बोल नहीं सकता। सो आई एम प्रियेश घोष एंड देन आई डिड नाउ आई एम डूइंग मींस एवरीवन सेड, एंड इन इंडिया यू कैन नॉट बी नॉट वेरी मच लॉजिकल। आपको जो सुनते हैं वही करना का आपसे उम्मीद किया जाता है, तो सबने कहा एमबीए कर लो। तो एमबीए भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने कर रहे हैं इस समय। उसके साथ साथ अपना रेगुलर का जो सर्विस या जॉब करने की कोशिश करें, लेकिन एमबीए है तो कर रहे हैं, तो उसका भी एक प्रभाव है, ठीक है? लेकिन चलिए, मैंने जैसे कहा कि आई एम प्रियेश घोष एंड आई डन माई इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस। देन आई वेंट टू सीडैक पुणे एंड देन सिविल सर्विस पार्ट ऑफ माई लाइफ। नाउ आई एम बैक टू कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग फील्ड, राइट? और व्हाट यू कैन से, और टेक्निकलिटी, आई एम नाउ अ टेकी और नाउ इन अ टेक्निकलिटी बेस्ड फील्ड, राइट? ये शब्द सही है, ठीक है? चलिए, ये तो कहानी हुई जो मैंने हर बार बताता हूँ, उचित है बोलना। इसके बाद अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, जो कि आप सब सुनिएगा, ठीक है? तो मैं कहना क्या चाहता हूँ आज ये है, अभी तक मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी तो समय नहीं था, जब मेरे पास समय था मैं 10-12 लेक्चर किया। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरे यूएसए से फ्रेंड्स ने बहुत तारीफ की कि भाई तुझे इतना आग कैसे गया, तो पढ़ाई लिखाई करने में तेरा, कभी तो सचिन तेंदुलकर की राह पे जाना चाहता था, तूने पहले तो घर वालों के डर से साइंस पढ़ा, फिर कुछ हद तक वो किया, लेकिन अब तुझे इतना आग कैसे गया? हमने कहा भाई पता नहीं, इस ऐसे मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा। तो मैंने टेक्निकल क्लासेस भी ली, क्योंकि आप जानते हैं मेरे जीवन का 95% पोर्शन टेकी है, 5% पोर्शन ही है ऑन नॉन नॉन टेकी, क्योंकि जैसा आप जानते हैं बीटेक किया, फिर सीडैक पुणे में गए, फिर आईटी एमबीए आईटी किया, तो इसका मतलब ये टेक्निकल फील्ड ही हुआ एक तरह से, अगर आप इसको समझने का प्रयत्न करें, ठीक है? तो अब मैं जो कह रहा हूँ, भाइयों बहनों, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहना चाहता हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि देखिए, पढ़ाई लिखाई हम सभी करते हैं। इंडिया में सर्व शिक्षा अभियान चलाया गवर्नमेंट ने, उसके बाद राजीव गांधी कंप्यूटर शिक्षा अभियान, उसके पहले था अटल जी के समय सर्व शिक्षा अभियान है। तो पढ़ना लिखना है, उसके बाद होता है कोई 10th पास होता है, कोई 12 पास, कोई कोई ग्रेजुएशन, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारे एक मापदंड है, ठीक है? तो तो एक तो अपनी पढ़ाई की, जो कि घर वालों के डर से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, घर वालों के डर से, उनके दबाव से पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद आप जॉब ढूंढते, क्योंकि एक समय बाद पिताजी रिटायर हो जाएंगे, तो आप कहाँ से अपने लाइवलीहुड चलाएंगे? पैसा कमाना है। फिर सादा जीवन, उच्च विचार, ये सब सिद्धांत की बात बोलने में अच्छी लगती है, लेकिन रियल लाइफ में आते हैं तो आपको फ्रेंड्स के को डिनर भी कराना पड़ता है। तो इसके लिए चाहिए कि आप जिंदगी भर अगर कोई, मैं आप अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी की आदमी से पूछिए, क्या वो इस बात पे, क्या वो गरीब रहने के दिखाने के चक्कर में जिंदगी भर स्कूटर में ही घूमेगा? कभी ना कभी तो उसे कार भी खरीदेगा, कभी ना कभी वो क्या कहे, टाटा सुमो भी खरीद सकता है, टेवेरा भी खरीद सकता है, क्योंकि जिंदगी की जरूरतें हैं ऐसी, ठीक है? तो मैं क्या, मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप ये मैंने अभी सारांश आपको बताया, ठीक है? अब मैं बट एंड ऑल्सो वन थिंग, आई विल स्पीक इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, सो दैट आई कैन बी कम्युनिकेटेबल और लिसनेबल टू ईच एंड एवरीवन, ठीक है? तो अब जो मैं कहना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये आप सुनिएगा, मेरी बात बहुत ध्यान लगाइएगा। ये तो मेरा शुरू शुरू के 5 मिनट भी नहीं हुआ, कहानी हुई जो मैंने आपको कथा कहा, लेकिन इस सफर में मैंने सीखा क्या, ठीक है ना? अभी जितनी मेरी एज है, और सब जिस दिन से मैं, मेरे मम्मी पापा बुआ जी ने डांट के नर्सरी भेजा था, मैं 10 पास हुआ, इंटर पास हुआ, बीटेक किया, तो उससे मैंने सीखा क्या? फिर बाहर गया, पुणे, पहला जीवन का एक पहला बिंदु, केंद्र बिंदु, या
पहला पॉइंट पुणे था, जब वहाँ गया क्योंकि वो पहला अध्याय था जीवन का। उसके बाद और भी दिल्ली गया, फिर बैंगलोर में अभी हूँ। लेकिन एक बात कहता हूँ, जैसे कि आपके मोबाइल में आप एक मैसेज को, पीडीएफ को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन लाइव पीडीएफ नहीं है, ठीक है। अगर मैंने जीवन में 24 साल यूपी के इलाहाबाद में एक एरिया में बिताए हैं, तो उसका मानसिक प्रभाव मेरे ऊपर होना तय है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं हो सकता। मैं ये बात आपसे अनुरोध करके कहता हूँ, ठीक है। तो अब जो मुद्दे की बात है आज का, जो द पॉइंट ऑफ डिस्कशन टुडे, दैट व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय दिस, एटलीस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10 into 3, दैट इज 13 ईयर, अबाउट 30 years ऑफ माई लाइफ। क्या मैंने सीखा, ये बहुत ही जानना जरूरी है और सबको बताना भी बहुत जरूरी है क्या सीखा। देखिए, मैं दो एस्पेक्ट में बात करूंगा, पहले मेरे लाइफ के एस्पेक्ट में बात करूंगा, फिर एक 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 बृहत्तर, एक 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 वेरी लार्ज एस्पेक्ट की बात करूंगा। पहले तो मेरी पर्सनल लाइफ क्या है, मेरे माता पिता, चाचा ताऊ, मोहल्लेदारी, जिसको कहते हैं यूपी में लोकेलिटी को मोहल्लेदारी कहते हैं, इस एस्पेक्ट पे बात करूंगा। फिर जैसे आप जानते हैं, आप बेंगलोर में, पुणे में, गुड़गांव में बड़ी बड़ी कंपनियां खुल सकती हैं और बहुत बहुत इंप्लॉयमेंट देती है, बड़ा अच्छा भारत को आईटी टेक इसी कल्चर या इसी सिस्टम ने बनाया। लेकिन आज भी रूल करती है जिसके पास मेजोरिटी होती है। तो मेजोरिटी जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए उनको तरह तरह के आप लुभावने प्रोविजन दीजिए। तो चाहे आप कुछ भी कीजिए, फंडामेंटल जो पॉलिटिकल हेडशिप होगी इस देश की, उसका कि जनता को हम किसी न किसी अपनी बात मनवा के वोट ले लें, ठीक है। ये सब तो बात की बात देखी जाएगी। चलिए, ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप लोग इसको तय कीजिए, ठीक है। तो देखिए, मैं आपसे छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ही उचित बात कहूँगा। पहले तो मैं 10 तक पढ़ना का मन नहीं था, मैं सचिन तेंदुलकर बनना चाहता। माँ ने डांट डांट के, गाली दे दे के, मतलब हार्ड वर्ड कह के पढ़ाया। और 10th में मुझे मुझे ये होता था हमारे कॉलेज में, स्कूल में, कि 10th में जो सबसे अच्छा करता था वो साइंस लेता था, ये एक तरीका था। तो मुझे कुछ अच्छे नंबर आ गए तो मुझे साइंस साइड मिल गया। इंटर में तो मुझे समझ में आ गई कि मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि इंटर में 10th तक क्या होता है, जो हाई स्कूल कहते हैं, उसमें होता है कि आपको 10th पास करना, इंटरमीडिएट में जाना। इंटरमीडिएट में बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है। इंटरमीडिएट में कुछ लोग आईआईटी की तैयारी करते हैं, कैरियर बेस्ड है भाई। अगर आप आईआईटी क्वालिफाई करेंगे तो एक अच्छे जॉब मिलने के चांस बहुत है। दो फर्क है, एक तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एक कल्चर, दोनों का फर्क है आईआईटीज में, ठीक है। मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ आपसे। दूसरे, लेकिन हम, क्योंकि मैं सचिन तेंदुलकर बनना चाहता था, तो अधिकतर लोगों ने कहा भाई तू तो आईआईटी वाईटी क्वालिफाई नहीं कर, तू बीच का रास्ता निकाल ले, 60% पाके इज्जत बचा ले अपने घर की, क्योंकि तेरे घर में है। तो मैं, मतलब बहुत कशमकश थी, लेकिन कैसे ना कैसे मैंने किया, लेकिन मेरा उसमें भी परसेंटेज अच्छा आ गया इंटरमीडिएट में। फिर बीटेक में, चलिए बीटेक तक तो क्रिकेट की जो ख्वाब था मन से निकल गया था, लेकिन बीटेक में भी अच्छा परसेंटेज आ गया। तो ट्रिपल, मैं फर्स्ट क्लास ही नहीं, मतलब बहुत ऊंचा, मैं बोलना नहीं चाहता, अपनी तरफदारी करना अच्छा नहीं है, बहुत ऊंचा, मैं डिस्टिंक्शन क्या उससे भी ऊंचा 80% के आसपास मेरे नंबर थे। और ये इंजीनियरिंग में भी बहुत अच्छा मेरा स्कोर था। मैं अच्छा, मतलब गुड स्कोर था, मैं बहुत 90% की बात नहीं, गुड स्कोर था, जो कि बहुत ही उचित माना जाता है। तो बाय डिफॉल्ट एक घमंड आप क्रिएट हो जाता है। देखिए, आप अगर पढ़ेंगे, पहले तो यूपी में जैसे कहते हैं, क्या घोष साहब का बेटवा साइंस लेके पढ़ा था, तो हमने कहा अच्छा, तो अच्छा क्या हुआ चाची जी, अरे क्या हुआ चाचा जी, हमने मैंने पूछा क्या हुआ चाची, अरे हमने पूछा कि क्या हुआ चाचा, अरे तुम बहुत टॉपर हो बेटवा, हमको पता है। तो ऐसा थोड़ा मजाक में कर रहा हूँ। तो ये फिर इंजीनियरिंग लेके पढ़ा, अरे उनका बेटा इंजीनियरिंग पढ़ा था। तो ये, मतलब ये एक तरह का वहाँ पर है। इट इज़ नॉट वेरी कॉमन इन बिग सिटीज ऑफ इंडिया, वेरी कॉर्पोरेट कल्चर इज वेरी वेरी मच एप्लीकेबल। लेकिन छोटे छोटे शहरों में अभी भी इस टाइप का एक है कि बेटवा का लेके पढ़त है, ऐसे इस टाइप का है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरा मेरा ये जो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंटली इसको इसको सोचिएगा जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पर अधिकतर लोग, जैसे मैं आपको इतने अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूँ कि आई थिंक दैट माई कैरियर वॉज बेस्ड ऑन साइंटिफिक टैलेंट, बट समटाइम्स ड्यू टू फैमिली कंसिडरेशन आई शिफ्टेड टू यूपीएससी, बट आई अगेन थॉट दैट दिस माई लाइफ इज बेस्ड ऑन कंप्यूटर साइंस। बड़ी बड़ी अंग्रेजी में बोल सकता हूँ। गाँव के लोग हैं, जो मेरे पिताजी, जैसे मैं आपसे बताया कि बैंक में बड़े ही सम्मानित पद पे थे, रेस्पेक्टेड पोस्ट पे थे, उनको सब मोहल्ले मैनेजर साहब बुलाते थे। बाद में मुझे रिटायरमेंट के बाद पता, वो स्पेशलिस्ट असिस्टेंट उनका पोस्ट का नाम था, ठीक है, जब वो सेवा निवृत्त हुए, ठीक है। तो वो अब इतनी अच्छी इंग्लिश, जैसे एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, ऐसे इंग्लिश तो मोहल्लेदारी को समझ नहीं आएगी। तो वहां पर ये हो जाता था कि बेटवा पढ़ाई में अच्छा, तो बिना बात की इज्जत, मान सम्मान, तो उससे घमंड इंसान का बढ़ जाता है। अरे देखो मैं क्या हुआ, कॉलर ऊंचा करना, ये सब बेवकूफ़ी, बहुत ही बड़ी मूर्खता है। बेंगलोर में तो ये सब करना ही पाप है, पुणे में भी करना पाप है, लेकिन यूपी में, इंडिया के छोटे छोटे, क्योंकि मैं आपसे बताया कि मेरे पिताजी ने 33 साल बैंक में जॉब की, जिसमें कि 80% टाइम वो रूरल बेल्ट्स में उनका उनका रहना हुआ, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हुआ, तो एक घमंड बिना बात कह जाता है कि मैं क्या हो गया हूँ, ठीक है। हाँ, अरे देखो मैंने मैंने उखाड़ दिया सब रिकॉर्ड ही, घमंड बिना बात, मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं उखाड़ा। ना मैं आईआईटी था, ना मैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने पढ़ाई की, मैंने प्राइवेट, लेकिन खुद थोड़ा सा घमंड साइंस लेके मैं पढ़ा।
जो दुनिया क्रिएट करती है, अगल-बगल वाले ताऊ ये मोहल्लेदारी और चाचा ताऊ ये जो अगल-बगल वाले होते हैं, जो पापा के आपके साथी होते हैं या जो मोहल्लेदारी होते हैं, ये सब क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो इसलिए एक बिना बात के बिना बात के एक घमंड आप में बहुत जनरेट होता है, ठीक है? तो मैं अब यहाँ तक था, तो मैं आपसे मैंने पास किया, फिर मैंने वो एग्ज़ाम दिया सीडैक का, मैं पुणे आया, ठीक है? तो अब क्योंकि अब जब करीब मेरी एज तब 24 के आसपास थी, मैं 24 के एट द स्ट्रोक ऑफ 24 थी। 24 साल कोई छोटी एज नहीं होती। बड़ा अब आर्मी में आप देख लीजिए 24 साल में इंसान कहाँ पर। मैं पहली बार जब फंडामेंटली इलाहाबाद से बाहर पैर रखा तब मेरी एज 24 के स्ट्रोक पे थी, ठीक है? या मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो देखिए, मैं आपको ये पॉइंट बताता हूँ, क्या मैंने आपने कहा ना, मैंने क्या इतने ठोकर खाने के बाद, ठोकर मतलब नॉट लिटरली मीनिंग, झटके खाने के बाद मैंने क्या सीखा, क्या सारांश क्या सीखा, मैंने ये आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, ये जो चमचागिरी है, ये जो वाहवाही है, ये छोटे-छोटे चीज़ इसलिए होता है क्योंकि वहाँ लोगों को इंग्लिश उतनी अच्छी आती नहीं है। एक बहुत बड़ा हमारे देश का प्रॉब्लम है। अंग्रेज़ चले गए सॉरी और क्या कहें, सॉरी और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग छोड़ के चले गए इस देश में, ठीक है? कहा जाता है। तो ये है। तो आप जब पुणे में जाएँगे, एक बड़े सिटी में ज जाएँगे, तो वहाँ पर इतनी जी हुजूरी और साहबगिरी, वहाँ पर ये सब चीज़ नहीं हो सकता, ठीक है? तो वो जो कहते हैं ना, वो जो क्या कहते हैं, वो जो शाही स वो श श वो क्या कहते हैं, वो जो ग्रैंड सैल्यूट होता है, जिसको कहते हैं जो जो जिसको यूपी एक औकात क्या है, मेरी औकात जानते हो क्या है? ये चीज़ें जो है, क्योंकि जैसे अब आप अगर हैदराबाद का एग्ज़ाम्पल लीजिए या बैंगलोर का एग्ज़ाम, इतना आईटी फाइनेंस, जैसे क्या नाम है, अब आपका मॉर्गन कंपनी है, आपका जो है पूरी फॉरेन एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट है, आपकी जो है ये कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, टीसीएस, सारी कंपनीज हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, और बड़े बड़े बिल्डिंग एकदम से इतने हाईली एसी एसी वाले बिल्डिंग है पूरे। आप बेंगलुरु घूमिए, आप पुणे को घूम सकते हैं, गुड़गांव में जा सकते हैं। तो वहां पर इस तरह की जी हुजूरी और इस तरह का ये सब चीजें जो है, वो बहुत ही लेस है, ना के बराबर है। वहां मतलब आपको मैं लिटरली एडवाइस करता हूँ, आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे पिता क्या नौकरी करते थे, क्योंकि उससे उसका बहुत ही कम मतलब है उन सब उस कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो फॉरेन कंपनीज है। उनको आपका आपने ड्यूटी, आपने सर्विस की, आप अगर 10 घंटा अच्छा सर्विस करते हैं, आपको अच्छा पैसा मिलेगा। अगर आप वहाँ बॉडी गार्ड, वो कंपनी गार्ड है, मतलब वो जो होता है ना कंपनी के बाहर जो गार्ड बैठते हैं, तो आपको कम पैसा मिलेगा। अच्छे बड़े ऑफिसर ज़्यादा, वो शानो शौकत, और वो क्या कहते हैं हिंदी उसमें कहते हैं शानो शौकत, और वो क्या कहते हैं, वो खुर्रम खान जो है, वो ये चीज़ें वहाँ पर नहीं हो सकती कॉर्पोरेट कल्चर में, ठीक है? ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ठीक है? इसको मैं बहुत ही साहबजादापंथी जिसको कहते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ नहीं हो सकती, एक कॉन्सेप्चुअलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है? मैं ये कहना चाहूँ, ठीक है? ये इसलिए मैंने अभी आपको इतना भाषण दिया, इतना स्पीच दिया, सुनिए। तो ये तो एक इसका बैकग्राउंड हुआ, ठीक है? अब जैसे मैंने आपसे कहा, ठीक है? तो जो मैं बात कर रहा था, ध्यान से इसको सुनिएगा, कि मैंने मतलब कि फंडामेंटली क्या क्या आपने इस मोड़ पे सीखा आके। भाई जैसे मैं आपसे 24 ईयर से पहली बार पुणे सीडैक पुणे गया, उसके बाद मैं और भी जगह गया क्योंकि जॉब ढूंढनी थी, बाहर बाहर गया, यूपीएससी का एग्जाम भी दिया क्योंकि घर के पापा बैंक में थे, ताऊ जी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, दादाजी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जॉब करते थे, अब चाचा ही लेक्चरर है कॉलेज के, तो सारी गवर्नमेंट सर्विस होने के कारण एक बिना बात घमंड था। तो उसी कारण मुझे ऐसा सुनने में आया कि गवर्नमेंट सर्विस ही शायद मुक्ति मार्ग है, या जो है सबसे बड़ा वो क्या कहे, लॉर्ड माउंटबेटन का अवार्ड है। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट सर्विस में मेरे मन में ये विचार आया, ठीक है? अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तो मैंने कहानी बोली। तो देखिए, ये एक चीज, अब अगर आप, मैं दो चीज समझाता हूँ आपको, ठीक है? अगर आप में थोड़ा ये समझना बहुत जरूरी है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतिहास भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्हाट दोज हु डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, और व्हाट यू आर टुडे इज बेस्ड ऑन पास्ट सिंक्रोनाइज्ड chain of activities, right, or chain of events, ठीक है? If you don't learn from history, history will teach you another lesson, ठीक है? ये तो देखिए, बेसिकली क्या है कि जब भारत, जैसे हम आप जानते हैं कि, मैं छोटा बताइए इसको, 1857 में रिवॉल्ट होते ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व करके ब्रिटिश रूल ने, क्राउन ने इंडिया पे अपना स्थापना किया, ठीक है? इसको ब्रिटिश इंडिया कहते थे, ठीक है? तो आज का एग्जाम्पल छोड़िए, मैं 1960s का भी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। तो उस समय जो सारी नौकरियां थी इंडिया में, जो जॉब था वो सर्विस करते थे। जॉब वर्ड सही नहीं था उस समय। उसमें क्या जॉब था आपको, मैं छोटे जॉब से, पोस्टमैन, आपका टेलीग्राम, ये छोटे छोटे जॉब थे। बड़े बड़े जॉब थे इंडियन सिविल सर्विस, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये थे। और फिर इंडियन आर्मी, जो कि 1940 में लार्जेस्ट वॉलेंटियर्ड आर्मी, उसमें आपको नाम बता देता हूँ, जनरल थिमैया, जनरल करियप्पा,
और कौन था, जनरल जे.एन. चौधरी, जो कि जिसने हैदराबाद सरेंडर कराया था। फिर जनरल वो जगजीत सिंह अरोड़ा तो बाद में आए हैं। जनरल मानिक शाह जो पारसी थे, फर्स्ट पारसी थे। फिर सुब्रतो मुखर्जी जो कि ये थे आपके मिस्टर चैटर्जी, जो कि एडमिरल थे नेवी के। सुब्रतो जी आर्मी के फादर ऑफ इंडियन एयर पावर को बताया जाता है। तो सारी जो गवर्नमेंट जॉब थी, बैंक थी, एलआईसी, सारी जो जॉब थी गवर्नमेंट के अंडर में ही थी। उसको उसका प्राइवेट जॉब बस, अगर आपको या हम आपको बताते हैं, हंसते हंसेंगे, ये जमाना बदल गया आजकल। अब उस समय अगर आप अपने पिताजी से कहेंगे कि मुझे 500 रुपए, पिता उस समय क्या, मैं 2010 वर्ष की बात, 5-6 की बात बताऊँ, 500 रुपए दे दीजिए, तो घर में कहेंगे कि भाई टाटा बिरला समझते हो, टाटा बिरला समझते हो, 500 कैसे देगा, पेड़ पे उगता है क्या? क्योंकि टाटा बिरला का मतलब उस समय होता था जो कि प्राइवेट, या उस समय जो जिसको सुपर डुपर एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, ठीक है। स्टार्टअप तो 6 जन्म तक किसी ने सुना नहीं था उस युग में, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो सारी जो जॉब्स थी भारत में, गवर्नमेंट के अम्ब्रेला में थी। उस समय ना डेटिंग ऐप था, ना कुछ था, ये सब चीज़ों का दूर दूर नहीं था। तो हमको याद आ रही बचपन में, अगर किसी का रिश्ता, मतलब किसी का अगर रिश्ता जाता था शादी का, तो अगर आपकी गवर्नमेंट सर्विस नहीं होती थी तो आपकी शादी की रिश्ता नहीं जा सकता था। उस ये मैं आपको 60s 70s की बात बता रहा हूँ। ऐसा मैंने पढ़ा है, बहुत लोगों से सुना भी है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ये तो एक इशू हुआ, ठीक है। तो सारी चीज गवर्नमेंट के अंदर में ही थी, और गवर्नमेंट ही, जैसे सिमिलरली आपको इंडिया और पाकिस्तान से कंपेयर, दोनों को मैं पाकिस्तान का नाम इसलिए लेता हूँ कि वो इंडिया का मिरर इमेज है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में आप देखिए, पाकिस्तान में आप छोटा एग्जाम्पल, मिलिट्री का इतना वर्चस्व क्यों है? मिलिट्री ने वहां पर लोगों को कहा है कि इंडिया, अगर हम यहाँ पर काबू नहीं करेंगे तो इंडिया तुम्हें आके पाकिस्तान के क्रिएशन को ही डिस्क्रिएट कर देगा, पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को ही मिला देगा, इसलिए हमारा रहना जरूरी है इंडिया से बचाने के लिए। उसने इसी तरह से मिलिट्री ने वहां सब पे कब्जा कर लिया। और अगर जब इंडिया पाकिस्तान में, जैसे इंडियन सिविल सर्विस है, उससे पाकिस्तान सिविल सर्विस भी है। इंडियन बैंक है, पाकिस्तान बैंक में है। जैसा आपने सुना होगा कि गांधी जी की जब हत्या हुई थी तो उनको शायद 65 करोड़ रुपए उसने पाकिस्तान को दिए थे। उसने वो स्टेट बैंक ऑफ कराची में लोग ट्रांसफर किए थे, क्योंकि जब दोनों देश बटा तो प्रॉपर्टीज भी बटनी चाहिए थी। तो क्योंकि पाकिस्तान ने कराची कश्मीर पे हमला किया, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने रोक दिया कि हम ये नहीं देंगे क्योंकि आप हमला कर रहे हैं। तब गांधी जी ने अनशन किया, जिसके वो एक बड़ा कारण था उनकी हत्या के कारण, ठीक है। तो सारे बैंक होते थे जिसको मनी को ट्रांजेक्ट, रिजर्व बैंक सब बैंकों का अम्ब्रेला बैंक था, ठीक है, जो मनी का कंट्रोल को क्रिएट करता था, ठीक है। उसके बाद आपका रेलवे आज भी है सबसे बड़ा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है। फिर आर्मी, जो कि आज 13 लाख फौज है, और सब मिला लीजिए उससे बहुत ज्यादा है, एयरफोर्स और नेवल फोर्स, ठीक है। और आपका जो ये सब है पैरामिलिट्री फोर्स है, एनएसजी है, ये सब तो अलग अलग चीज होगी, ठीक है। और एक डेमोक्रेसी है तो उसका हेड जो इलेक्टेड बॉडी होगी, इलेक्टेड एंटिटी से कहते हैं, जो कि 1947 में 40 ब्रिटिशर्स ने इलेक्शन कराया, ठीक है। तो ऐसे तो पाकिस्तान में भी वही वही चीजें गई, वही वही पाकिस्तान सिविल सर्विस, पाकिस्तान बैंक, पाकिस्तान आर्मी, और क्या पाकिस्तान रेलवे, ऐसा हुआ जैसे कि इंडिया में था, ठीक है। दोनों को अगर आप एक दूसरे का मिरर इमेज मान ले, या एक दूसरे का जन्मों जन्मांतर का रिश्ता मान ले, क्योंकि तक्षशिला वहां इंडिया में नहीं है, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ, और सिंधु नदी भी वहां इंडिया में नहीं है, ठीक है। आधा उसका, जिसको इंडस वैली ट्रीटी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब जो सारे पोस्टेज, फिर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स भी आप उसमें जोड़ लीजिए, इंडियन रेलवेज, इंडियन आर्मी, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस, जैसे जीआईसी गवर्नमेंट इंश्योरेंस लिमिटेड, ये सारे चीजें जो थे, मोटा मोटी कह लीजिए, ये सब मोटा मोटी का 99% गवर्नमेंट के अंडर में ही थे। देवर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे, ठीक है। उसमें स्टेट हो जाते, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक जैसे उपक्रम, अंडरटेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है। इसमें मेरे पिताजी जॉब करते थे। सिमिलरली जॉब का ये होता है स्टेट गवर्नमेंट में, जैसे स्टेट गवर्नमेंट का पीडब्ल्यूडी होता है, स्टेट गवर्नमेंट का सिविल सेक्रेटरिएट होता है, सचिवालय कहते हैं, जो लखनऊ से ऑपरेट होता है, दिल्ली से ऑपरेट होता है। डिवाइडेड है पावर, जिसको मैं आपको समझाता हूं, जैसे वी द पीपल डिक्लेयर सोशल सेकुलर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक वेरी इंश्योर जस्टिस इक्वलिटी लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, हेंस वी अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन टू मेंटेन इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। ये सारी चीजें पूरे देश पे अप्लाई होती है। लेकिन जैसे आपको बताता हूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, जैसे स्टेट देयर शुड बी लिक्वर, शराब बंदी जैसे गुजरात में है, गाय काउ स्लॉटर का रोक केरला में, जैसे केरला में काउ स्लॉटर को कोई सीधा कानून रोकने के लिए नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन बहुत भारत में कहीं बहुत कड़ी सजा है, कहीं कम सजा है, ठीक है। ऐसे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो ऑप्शनल है स्टेट के लिए, लेकिन कुछ चीजें जो दिल्ली से इन्फोर्स कराई जाएंगी इसको कि फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि वो स्टेट स्पेसिफिक है, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, ये तो चलिए एक हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको कहानी कथा बताई पूरी, ठीक है। तो उस समय गवर्नमेंट सर्विस का ही था, और उसी आज का भी जो गवर्नमेंट सर्विस कितनी ज्यादा जो वाहवाही है, उसी ब्रिटिश या उसी माइंडसेट का है कि उसका जो इंडिया बना उसके माइंडसेट का एक हिस्सा है। जैसे हमने आपको बताया पाकिस्तान में, इसलिए तो पाकिस्तान और इंडिया का जो रूप रंग है वो सेम ही है, क्योंकि दोनों के आर्मी चीफ भी अंग्रेज थे। पूरी जो सिविल सेक्रेटरीट है, सिविल सर्विस है, बैंकिंग है, रेलवे है, ये सब वही है जो कि ब्रिटिशर्स ने एक उसका रूप या उसकी आधारशिला रख के गए थे इंडिया से, ठीक है।
ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये मेरी आपसे कहना है, ठीक है। ये ठीक है, ठीक है। तो जब ये मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे मैं आपसे बताया, लेकिन मैंने बीटेक पास किया सीटेक में, तो मैं किसी गवर्नमेंट एरेना में ही था, मैं प्राइवेट सर्विस के आईटी फील्ड के एरेना में आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया पहला इंपॉर्टेंट चीज कि आप जैसे मैंने आपने बताया कि मेरे जैसा इलाहाबाद से दूर में रहता था कब, जब तो अरे बेटवा इंजीनियरिंग पढ़त रहा है, बड़ा तेज है, और बेटवा में बहुत 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 ग्रेट है। ये सब जो चमचागिरी है या जी हुजूरी है, ये सब चीजें कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के विपरीत कह लीजिए, या उसमें उसमें ये चल नहीं सकता पूरी तरह से। गांव में ये सब चल सकता है शायद, ये भी मैं कह रहा हूँ पूरी तरह से, लेकिन वहाँ ये सब चीजें, वहाँ इन सब चीजों की एक अलग अलग निखार है। लेकिन बड़े सिटीज में कॉर्पोरेट सेक्टर में इसका सीधा कोई स्थान नहीं है, ठीक है। ये तो पहली बात मैंने कही। तो जब मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं सरकारी लोगों के फैमिली में पैदा हुआ, ठीक है। यहाँ तक कि मेरे बुआ के हस्बैंड भी एक एलआईसी में नौकरी करते थे, एक जीआईसी में, जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, एक लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो पूरा खानदानी कह लीजिए एक तरह से गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ था, एक तरह से। एक तरह से, यहाँ तक कि मेरे चाचा जी, इनको बहुत दिन 39 ईयर्स 40 नौकरी नहीं मिली, लेकिन गवर्नमेंट के चक्कर में उन्होंने किसी प्राइवेट नौकरी को ज्वाइन नहीं किया। वो यूपी स्टेट कॉलेज के लेक्चरर हैं, ठीक है। मैं जो आपको चीजें बता रहा हूँ, तो ये एक मानसिकता है, ठीक है। तो जब उस मानसिकता को छोड़ के, क्योंकि मैं उस घर में पैदा हुआ, जैसे मैं अच्छे गाने गा लेता हूँ, क्योंकि ये मेरी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, मेरे घर में मैंने बच्चों ने सुना कि वो जो है बहुत अच्छे अच्छे जो है मोहम्मद रफी गाने, संडे के दिन सबकी छुट्टी होती थी, उनको सुनने में पसंद था उनको, तो उन्हीं से मैंने सुन सुन के मैंने सीखा है, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ। तो उस घर में उस यूपी के उस इलाहाबाद 9/7 कैलाबाग कॉलोनी इलाहाबाद में, एड्रेस बता देता हूँ आपको। उस जगह पलने के बाद एक मन में माइंडसेट क्रिएट हो गई, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, तो ये तो एक हुआ था। अब जब मैं पुणे गया, तो मैं पुणे, पता मुझे लिटरली नहीं, पर सीडैक का नाम बहुत था कि उसने परम सुपर कंप्यूटर बनाया है, तो उसलिए मुझे कोई, मैं लिटरली कह रहा हूँ आपसे आगे, कि जब पुणे में पहुंचा और मैंने वो सीडैक वो होता है 6 महीने कोर्स होता है, एग्जाम देना पड़ता है, फिर आपको प्लेसमेंट होती है। मुझे लाइफ में ये पता ही नहीं था कि ये प्लेसमेंट के बाद, या अगर मैं किसी प्राइवेट कंपनी समझ लीजिए जैसे, या आईटी कंपनी समझ लीजिए जैसे, जैसे जैसे कैसे मैं आपको नाम लूँ, आईबीएम में मैं सिलेक्ट हो गया समझ लीजिए, उसके बाद करूंगा क्या मैं, मतलब उसके बाद लाइफ का मोटिव क्या होगा, मुझे सच नहीं पता था। मुझे इंटर में पास हुआ, मुझे एमटेक में बहुत अच्छे कॉलेज में हुआ नहीं, सीडैक दे दिया था, आए क्या करना है तो चले जाओ पूना, ऐसा ही ये था, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको मैंने ये बता दिया, ठीक है। ये मेरा मतलब, आप मेरे तमाम मित्र, स्कूल वाले मित्र, कॉलेज वाले मित्र, यूनाइटेड कॉलेज में जो बीटेक किया, और फिर सीडैक वाले मित्र, और बैंगलोर के मित्र, सबकी छवि मेरे दिमाग में आ जाती है जब मैं आपसे ये चीज बताता हूँ। लेकिन चलिए, अभी मैं उतनी बड़ी बात नहीं छोड़ूँ। तो ये तो मेरी एक कहानी थी। अब मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मारता हूँ, क्योंकि 22 मिनट हो चुके हैं, मैं 1 घंटे में सीमित करना चाहूंगा इसको। तो देखिए, मैं आपको छोटा एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा लाइफ है, और अभी मैं एक ब्रॉडर लाइफ पे बात करूंगा। तो जैसे मैं अभी अभी तक मैंने जितने भी स्पीच दिए, बड़ी फॉर्मल पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में दिए, लेकिन अभी थोड़ी मैं गंदी भाषा नहीं, लेकिन थोड़ी मैं गांव वाली भाषा का भी इस्तेमाल कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पापा बैंकर थे, तो बहुत बिजी रहते थे, और सभी गवर्नमेंट सर्विस। तो हम लोग, मैं जब बच्चों में खेलता था अपने एरिया में, तो मेरा शक्ल थे वो थोड़ा इनोसेंट लगता था। अभी पापा, अब पता नहीं कैसा हूँ, लेकिन उस समय तो स्कूल में थे। तो किसी चाचा ने पकड़ा और कहा कि ये बेटवा इधर आओ। तो कहा, तुम बहुत ही सीधे हो। हमने कहा चाचा। अरे थोड़ा अक्खड़ बनो। हमने कहा अक्खड़ काहे बने चाचा? अरे दुनिया ना संभाल पाबो, ऑफिस ना संभाल पाबो, बीवी ना संभाल पाबो। हमने कहा चाचा, अक्खड़ बनने से ऑफिस और बीवी संभालने का क्या संबंध है? कहा नहीं, तुम बच्चे हो, तुम थोड़ा अक्खड़ बनो। ऐसे मतलब जैसे गांव के लोग जो आम बेचते हैं, टमाटर बेचते हैं, वो होता है ना, जो हम लोग खेलते थे क्रिकेट, पापा ऑफिस चले जाते थे, हम लोग बचपन में खेलते थे। तो ऐसा कहा गया, बेटवा थोड़ा अक्खड़ बनो, सीधे बहुत सीधे मत बनो। सीधे बनोगे तो ऑफिस और बीवी और ससुराल नहीं संभाल पाओगे। ऐसा मतलब, मैं ये सब, मुझे प्लीज माफ कीजिएगा, मैं सब कभी नहीं कहता, लेकिन वो सुनने में जो चीजें आती है ना अगल बगल से, ये तो ये चीजें हैं। तो एक ये है। और फिर जब माफ कीजिए, मूछे देख रहे हैं आप, तो और ये कहा कि अगर अगर क्या, और अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है, मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ, मैंने इसमें उसका ब्रेक डायलॉग है, मर्द को भी दर्द होता है और चुपके चुपके होता है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, जो एक समाज का, अगर मेरी कोई सगी बहन नहीं है, अगर मेरी कोई सगी बहन होती, वो आप देखिए ना घरों में, मैं और पूरे इंडिया का नहीं जानता, लेकिन अगर मैं यूपी को टेस्ट केस मान लूं, आपके माँ आपको बंदूक देंगे, आपको स्केटिंग साइकिल देंगे, बहन को डॉल देंगे। तो ये मतलब, ये और बच्चों से कहेंगे तुम लड़कियों के रोते हो। बच्चा जब, मैं जब क्लास 5 में रोआ होऊंगा, आंखों से आंसू निकलेंगे, डांटा होगा, तुम बच्चों तो रोते हो, तुम लड़की हो क्या, लड़कियों की तरह रोते क्यों हो? वो एक बहन भी, मेरी बहन या
मेरे चाचा की लड़की भी सुन रही है कि, या बुआ की लड़की, या बगल वाले जो पड़ोसी की लड़की सुन रही है कि लड़कियों की तरह रोते क्यों हो? वो लड़कों को एक क्रिएट किया जाता है कि तुम में हार्डनेस आनी है, अक्खड़पन, या कह लीजिए हार्डनेस आनी है, और लड़कियों को कहा जाता है तुम्हें झुक के, तुम्हें रोना लड़कों का काम नहीं है। या मैं, चलिए मैं कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहता, आप मुझे मिसोजिनिस्टिक या थोड़ा परवर्स कहिए, मैं ये नहीं, मैं बहुत ही फेयर वे में बात करना चाहूँ, ठीक है? तो बेसिक जो ट्रस्ट है, बेसिक जो प्रेशर है, वो ये है कि आप अगर लड़के हैं, थोड़े से लंबे चौड़े हैं, तो आप में थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई तो ठीक है एक स्थान पे, लेकिन थोड़ी सी आप में थोड़ी सी जो है आपकी, मतलब अगर मूछें तान के होनी चाहिए, ये सब मजाक कीजिएगा, लेकिन अक्खड़पन थोड़ा सा आप में, मतलब आप खुद बताइए ना, ये कहा जा रहा है कि तुम पागल हो, तुम लड़कियों की तरह रोते हो, ले ए चुप रहो, बाबूसरा चुप करो, लड़कियों की तरह मत रो, अरे तुम रो क्यों रहे हो, हंसो, तुम लड़की थोड़ी हो, ये जब कहा जा रहा है आपकी बुआ के लड़की के सामने, तो ये इसका मतलब है ये पूरा एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि बुआ की लड़की तो वो रो सकती है, लेकिन आप नहीं रो सकते, आप एक मर्द हैं, ठीक है? मर्द को भी दर्द होता है, ठीक है? मर्द को दर्द नहीं होता, बच्चन साहब ने अपने फिल्म में कहा था, ठीक है? तो इससे बाय डिफॉल्ट 24 साल तक मैं अपने घर पे था, 24 साल के बाद मैं बाहर निकला, तो इससे बाय डिफॉल्ट अक्खड़पन आने का संभावना है। दिखाओ लोगों को, मतलब किसी, और ये बात हर समय दिखाते रहो कि मतलब मैं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मैं फौलाद हूँ, मैं पत्थर हूँ, ये दिखाते रहो, ये एक जैसे मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। अभी आज के दिन हमारे बैडमिंटन टीम ने वर्ल्ड कप जीता, बैडमिंटन का थॉमस टूर्नामेंट जीता, थॉमस कप, ठीक है? आज जीता, वर्ल्ड कप है बैडमिंटन का, 83 के बाद कपिल देव से ही बड़ा जीत है, मैं ऐसा मानता हूँ, ठीक है? ठीक है, लेकिन अगर 7 मेडल भी जीता इस बार, मनमोहन सिंह के समय 6 जीता था, उसके बाद 2016 में कम, इस बार 7 मेडल जीता, तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन अगर आप देखें, यूरोप की छोटी छोटी कंट्री, आप 20-20-25 मेडल जीत जाती है, यहाँ 150 करोड़ के बाद जीत क्यों नहीं पाते? इसका इसका ये कारण है, गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं की, चाहे मनमोहन जी हो, चाहे मोदी जी हो, दोनों ने ही बहुत पैसा इंजेक्ट किया इसमें। लेकिन इंडिया में क्या है कि अगर बचपन से या बच्चों को कहोगे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब, और बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, नाचने गाने वाले भांड है। ये आप सिखाओगे एक बच्चे को, कि मैंने एक बार पढ़ा है, मैंने बहुत इसको रिसर्च किया है कि आप आईआईटीएन बन सकते हो, आप आईआईटी से एमटेक कर सकते हो, लेकिन जो आपकी मूलभूत नेचर है वो आपके 5 साल के अंदर उसका 90 या 85% हो जाता है। पढ़ाई लिखाई एक एक्सटेंशन है, लेकिन जो बेसिक नेचर है 5 साल, कहते हैं बच्चा अपने घर को देख देख के 5 साल तक एक बच्चा जो है उसके अंदर बेसिक एक उसकी कल्पेबिलिटी, या बेसिक एक उसकी उसकी जो एक बेसिक उसका बेसिक 5 साल तक हो जाता है। ये बड़े बड़े लोगों ने कहा, मैं नहीं जानता उतना, कि मैं कोई मनोवैज्ञानिक नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपको इस बात बताया, ठीक है? तो ये तो एक जब ये आप कह रहे हैं कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, तो बच्चा सुनते अब क्या है कि वो घर से लड़ के, माँ बाप से लड़ के खेल भी लेगा, तो पहले तो 20 लोग उसे गाली देने वाले या उसे उसे रोकने वाले रहेंगे। अगर वो पहुंच भी गया, तो एक समय बाद जब वो देखेगा कि भाई मुझे मुझे अपने लाइफ को लीड करना है, तो फिर खेलेगा इसलिए कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, भाई मुझे क्लर्क की नौकरी मिल जाए, यही मेरे खेल का है, मुझे ओलंपिक में जीतना, मैं तो कर ही नहीं सकता, बस कैसे ना कैसे चमचागिरी करके कुछ अच्छा एक दो दौड़ के हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, बैंक में नौकरी मिल जाए, या रेलवे में क्लर्क की नौकरी मिल जाए, यही हमारे खेल का अचीवमेंट है। तो शायद मोदी जी गलत नहीं है, शायद मनमोहन जी गलत नहीं है, लेकिन समाज की जो सोच है वो ऐसी है, ये है। अब इस समाज की सोच से आप सीधा यूसेन बोल्ट बन तो नहीं सकते, यूरोप आप नहीं बन सकते। मैंने अभी भी देखा कोरोना के वक्त भारत की टोटल पॉपुलेशन 150 करोड़ है, और ये पूरे यूरोप की पॉपुलेशन 108 करोड़ है। लेकिन आप बताइए, क्योंकि इंडिया ओलंपिक एशियन गेम्स में इंडिया तब भी अच्छा कर लेती है, ओलंपिक में अगर इतना अच्छा नहीं कर पाती, मैं आपको समझाता हूँ क्यों। पूरे यूरोप में 44 कंट्रीज हैं, ठीक है? आपके देश में 150 करोड़ लोग रह सकते, 160 करोड़ लोग होंगे शायद, मैं मानता हूँ, लेकिन टीम 11 की बनती है। तो चाहे वो 80,000 की पॉपुलेशन हो, किसी एक कंट्री, यूरोप में 1 लाख की पॉपुलेशन हो, उसमें भी 11 की टीम बनेगी, आपके इंडिया से भी 11 की टीम बनेगी। तो उसमें पॉपुलेशन का कोई मतलब बहुत नहीं है, उसमें एफिशिएंसी की मतलब है। तो 44 यूरोपियन कंट्रीज। फिर आप देखिए, यूसेन बोल्ट ट्रिनिडाड से था, उनके और के कोई जॉनसन थे या नाम नहीं मुझे याद है, कोई था, माइकल फिल्प्स था यूएसए से। तो ट्रिनिडाड टोबैगो और जो वेस्ट इंडीज का जोन है, फिर ब्राजील, और फिर आपका पेरू, फिर आपका जो है कनाडा, फिर आपका जो है ये अर्जेंटीना, फिर आपका जो है सेंट डोमिनोज, और क्या कहते हैं आपको, जो पनामा कैनल जहां पर आता है, ये पूरे, तो ये सब मिला लीजिए तो हमको लगता है 60-80 देश ऐसे हैं जहां पे खेल का बहुत बड़ा कल्चर है। क्रिकेट को भी मत लीजिए, क्रिकेट को मैं थोड़ा हटा देता हूँ, क्रिकेट इंडिया का अलग गेम है, ठीक है? ओलंपिक में आता नहीं है, उसमें पहले 8 कंट्रीज खेलते थे, वनडे जब हुआ तो 12 कंट्री, 2020 में फैल रहा है, क्योंकि 2020 का खेल वो उसकी क्या कहे, रणबीर कपूर की फिल्म जैसी है, 23 घंटे का होता है, तो फिल्म फैलता था। वनडे टेस्ट जब तक था तो 10-12 कंट्रीज ही खेलते थे क्रिकेट। इंडिया में कॉलोनियल इम्पैक्ट था, तो क्रिकेट का बहुत ज्यादा, इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इसका बढ़ावा हुआ, ठीक है? मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है?
तो अब अगर आप बच्चों के सामने बार-बार ये कह रहे हैं, खेलोगे कूदोगे बनो खराब, खेल के एक नौकरी मिल जाए, एक क्लर्क की बहुत बड़ी बात है, ये तो भूल जाओ, तो वो मतलब वो कभी आगे नहीं बढ़ वो उस तो ये सबसे बड़ा ही कारण है कि कि उसकी जो मानसिकता है वो बहुत हद तक स्पोर्ट्स को लेके नीचे हो जाती है या डाउन प्ले हो जाती है, ठीक है? तो मैं फिर इसका मतलब क्या, मानसिकता की मैं आपको मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है? तो जब मैं आप तो ये तो चलिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ हुआ, तो जब मैं आपको ये तो एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ है। तो जब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने आपसे कहा कि जब मैं पहली बार पुणे आया 24 इयर्स की उम्र में, तब 24 इयर्स कम नहीं होते, तभी मैं मूछें थी, मैं लंबा था, 6 फीट 6 नहीं, 5'11", 5'10" के बराबर तो होऊँगा ही होऊँगा। बीटेक पढ़ा हुआ था, तो मेरी एजुकेशन की फॉर्मल एजुकेशन की सारी जो लेवल्स थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है? तो और परसेंटेज भी अच्छा आ गया, तो अच्छा परसेंटेज में मोहल्ले वालों ने घमंड बढ़ा दिया कि बहुत ही शानो शौकत बढ़ा दी, ठीक है? तो इस घमंड से आप किसी मैं आपको अब बहुत ही हार्ड बात कह रहा हूँ, इस घमंड से, इस अहंकार से आप किसी आईटी कंपनी या कॉर्पोरेट सेक्टर में फिट नहीं हो सकते। फिर ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, अकड़ जो है, अकड़पन किसी गांव में मुखिया जी के लिए शोभा देती है, पंचायत के लिए शोभा देती है, लेकिन एक कम सिटी लाइक बैंगलोर, मुंबई, गुड़गांव, जहाँ की 90% या 80% एफडीआई है, जो कि अमेरिका से डेटा आउटसोर्सिंग का जॉब हुआ, या फाइनेंशियल का जो जॉब हुआ, जैसे जेपी मॉर्गन एक होता है, एक गोल्डमैन सैक्स है, बड़ी बड़ी कंपनी, फाइनेंशियल बेस्ड कंपनी है। इन सब में आपका जो है अक्खड़पन का जो माइंडसेट है, ये बड़ा ही उसके विपरीत है, ठीक है? पाकिस्तान में जैसे फौज का अक्खड़पन है, वो आर्मी वो भुट्टो को फांसी दे देती है, किसी को उड़वा देती है, ठुकवा देती है, ये उस जगह चल सकता है। लेकिन एक 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 ऐसे माहौल में जहाँ की आपका आईटी कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जो कि 80-90% पीवी नरसिम्हा और मनमोहन जी के टाइम में, जब ये एफडीआई का बहुत एंट्री इंडिया में हुई, जैसे आपकी सारी जो मॉल मॉल है, उसमें सारे जो बाहर गार्नियर का है, या जो ये जो बड़े बड़े फॉरेन प्रोडक्ट्स है, इसका मतलब ही एफडीआई आपके देश में इन्वेस्ट कर रही है, जिसका तो पैसा कमा रही है, ठीक है? तो आपके जो इंडिया का मार्केट है, ये फॉरेनर्स के लिए ओपन हो गया, ठीक है? चाहे वो जैसे डेटा आउटसोर्सिंग या बीपीओ या कॉल सेंटर का भी यही यही मतलब था कि आप जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, आपका गूगल जीमेल का पूरा काम है। आपने किसी आप बैठे हैं समझ लीजिए बैंगलोर में, और आपने आपने समझ लीजिए कहाँ पर जालंधर में किसी को ईमेल भेजा। दोनों इंडिया के बीच अगर पोस्ट ऑफिस होता तो एक पोस्टमैन जाता इंडिया के, लेकिन उसका ऑफिस है अमेरिका में, गूगल का ऑफिस है अमेरिका में, जीमेल का ऑफिस, व्हाट्सएप भी अमेरिकन कंपनी है, जितनी मेरी जानकारी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपका फेसबुक भी है। तो आप कर रहे हैं इंडिया के बीच का एक काम, मतलब आप बैठे हैं समझ लीजिए मुंबई में, और आप समझ लीजिए शिमला में किसी को आप एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन हो कंट्रोल कहाँ से, अमेरिका से हो रहा है। तो एक डेटा कनेक्टिविटी तो है, डेटा का आदान प्रदान तो है, तो इसी को डेटा डेटा कनेक्टिविटी, डेटा ट्रांसफरिंग आप कह सकते हैं, ठीक है? तो बीपीओ का जो मैं आपको बताना चाहूँ, बीपीओ का मेन जो माइंडसेट, डेटा आउटसोर्सिंग का उसका मेन ऑब्जेक्टिविटी या उसका विचारधारा थी, ठीक है? तो ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आईटी सेक्टर है, और दूसरी एक और बात बता दो, जिसमें कि रिजर्वेशन भी बिल्कुल जीरो जीरो ही है, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हो नहीं सकता। भारी कंपनी ये सब आप देश में चलाने के लिए, नेतागिरी करने के लिए, वोट पाने के लिए आप ये सब कर सकते हैं, लेकिन विदेशी कंपनी से क्या मतलब इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स? वो एक बिजनेस कंपनी है, वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, तो उसे जैसे आईपीएल का एग्जाम्पल ले लीजिए। इंडियन टीम जब पहले बनती थी, हर स्टेट को रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता था, ये एक मजबूरी थी, सरकार एक नेशनल टीम बन रही है। लेकिन आईपीएल 5-6 तीन इंडियन कंपनीज ने, 5-6 विदेश कंपनी, 10-12 ने मिलकर 10 टीमों को डिवाइड कर लिया। समझ लीजिए एक टीम है समझ लखनऊ, उसमें 5-6 एंटिटीज ने अपना पैसा लगाया, प्राइवेट कंपनीज को खरीदा। उसको सिर्फ मतलब परफॉर्मेंस, उसे क्या मतलब कि यूपी में किसको नेता बनना है, और किस जात के आदमी को टीम में डालना है, किस भाषा के आदमी को, किस धर्म के आदमी को, उससे क्या मतलब? वो आईपीएल जैसे भाई फॉरेन कंपनीज और इंडिया की कंपनीज अपना पैसा उसमें इनपुट कर रही है, अपना पैसा झोंक रही है उसमें, तो उसको आउटपुट चाहिए। उसमें कोई बहुत ज्यादा सोशल कोई नेतागिरी तो नहीं है कि हम भाईचारा बढ़ा रहे हैं, हम प्यार मोहब्बत बढ़ा रहे हैं, इसके भी साथ है, हम उसके भी खिलाफ नहीं है, उसके भी साथ है। तो जो जो तो इसलिए जो है, मैं आपको फिर 3 पॉइंट में गिन के बताता हूँ। देखिए, अक्खड़पन, जिसको हम हेजिमोनिक बिहेवियर कहते हैं, हेजिमोनिक बिहेवियर या मैवरिक बिहेवियर कहते हैं, ठीक है? फिर बिना बात के जिसको कहते हैं ना, बिना बात के जज्बाती होने का ढोंग करना, ये सारी चीजें जो हैं, जो हमारे सोसाइटी का हिस्सा है। वो पहले जो है अमिताभ बच्चन ने और वो धर्मेंद्र लोग कहते थे, माँ मैं इंजीनियर बन गया, माँ अब मैं ये कर दूंगा। और मुझे याद है, हमने एक फिल्म देखी थी जंजीर, उसमें प्राण साहब आते हैं, वो पठान की एक्टिंग करते हैं, और वो चेयर में बैठे हैं, अमिताभ बच्चन किक करता है चेयर पे, अमिताभ बच्चन जी किक करते कहते हैं,
कहते हैं पुलिस स्टेशन तुम्हारे बाप का घर नहीं है, जब तक खड़े नहीं होने, जब तब तक खड़े रहो जब तक बैठने को ना कहा जाए। मतलब ये कहते हैं प्राण साहब को, प्राण साहब और किक करके चेयर को बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं जब तब तक खड़े रहो जब तक बैठने को ना कहा जाए, ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर। जंजीर फिल्म हमने बचपन में देखी थी, DD1 पे, DD दूरदर्शन पे तब आती थी, ठीक है। तो ये एक ये चीज है, ठीक है। अब ये तो एक चीज है, अब क्योंकि भारतीय समाज का उस तरह का एक स्ट्रक्चर बन गया, क्योंकि वो वैसे वैसे था, ठीक है। लेकिन जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में आते हैं, IT सेक्टर में आते हैं, या जब आप फाइनेंशियल सेक्टर में जाते हैं, जैसे कि आपके जैसे JP मॉर्गन हो, इसमें इन सब का सीधा कोई अक्खड़पन का या आपका जो है ये जज्बात के ढोंग का, इसका कोई सीधा स्थान नहीं है, ठीक है। ये कोई नेतागिरी नहीं है कि मंच में जाके हमने कहा तुम्हारे हम भी भाई हैं, हम तो यूपी में पले 8-8 प्राइम मिनिस्टर से वहां से हुए हैं, इस हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, दलित ब्राह्मण और क्या ठाकुर सब एक साथ चलेंगे, और औरत और मर्द दो 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 व्हील हैं, दो चक्के हैं, एक ही जो चक्के हैं जो समाज को ले आगे ले जाता है। ये सब चीज बोल के वोट पाना ठीक है, लेकिन और ये जज्बाती करके जनता को उल्लू बनाना या उसको धोखे धोखे में रखना ठीक है। लेकिन बड़ी कंपनी जो कि फॉरेन बेस्ड, USA की और चीन की भी आप बोल लीजिए, या बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि बड़े शहरों में बहुत हद तक है। आप जैसे मिर्जापुर एक फिल्म आई थी अभी, तो शायद मिर्जापुर में कोई बड़ी जो है, या तो ना तो इंडिया की विप्रो या तो ना अमेरिका की कॉग्निजेंट या कैब जो है मिर्जापुर में आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि वो छोटे शहर है, वहां कहाँ होंगे भाई। बड़े शहरों का जो मेन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है वो बड़े बड़े सिटीज में ही होते हैं। मैं आपको एक कह रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 2 पॉइंट याद कर लीजिए कि आप ना तो अक्खड़ हो सकते हैं, अक्खड़ का एक छोटा लेवल, घमंड, आप फर्जी फर्जी बिना बात के घमंड नहीं दिखा सकते कॉर्पोरेट सेक्टर में या IT सेक्टर में, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, बिना बात के नौटंकी और ये जज्बाती होने का ढोंग भी आप नहीं कर सकते। वो कॉन्सेप्ट ही वैसे, कोई नेतागिरी का मंच नहीं है कि आप शेर पढ़ दीजिए, जैसे यूपी में हमने देखा है, क्योंकि इतनी बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, 20% मुस्लिम है, तो मुस्लिम जहाँ आते हैं कुछ उर्दू में पढ़ दो कि अरे हाँ कुछ कहे हम में कि मिट सकती नहीं कभी हंसती हमारी, सदी हो रहा है दुश्मन दौरे जमाना हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अलामा इकबाल ने लिखा था, ठीक है। और जहाँ जहाँ ब्राह्मण है, आपको संस्कृत में पढ़ दो, जहाँ बनिया है, मतलब ये होता है। देखिए ये है, मतलब आपको वोट लेना है जनता से। नेता कोई आज के समय में होंगे 50 के दशक में अच्छे नेता, लेकिन आज के समय में 80-90% अच्छे जो नेता है भी समझ लीजिए 10%, उनको भी मेजोरिटी प्रूफ करनी है। थोड़ी कि आपको नौकरी मिलेगी, अब 60 साल तक कोई निकाल नहीं सकता। पॉलिटिक्स में जिस दिन आपकी मेजोरिटी हटी उस दिन आपको कुर्सी से धक्का मार, जैसा आपको पता होगा इंदिरा गांधी 77 में इलेक्शन हारी थी, लेकिन 2.5 साल में जनता पार्टी गिर गई, तो इंदिरा गांधी 80 में फिर पावर में आ गई थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये मूलभूत बात हुई। तो ये तो मेरा पर्सनल एस्पेक्ट हुआ जो मैंने अपने जीवन में देखा और अपने जीवन में जो मैंने सीखा, ठीक है। लेकिन इससे भी बड़ा एस्पेक्ट है, लेकिन ये पर्सनलाइज एस्पेक्ट है। आप कहेंगे कि आपने प्रियेश जी आपने अपने लेवल बताया, लेकिन इससे भी बड़ा एस्पेक्ट अभी जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान सुनिए। जो मैंने आपसे एक शब्द कहा कि आप में अक्खड़पन या आप में घमंड नहीं हो सकता अगर आप एक एंटरप्रेन्योर जनना चाहते हैं, अगर आप एक महिंद्रा, एक नारायण मूर्ति या एक अजीम प्रेम जी बन सकते हैं, वहां पर अक्खड़पन नहीं हो सकता आप में। जानते हो मैं कौन हूं, मैं किस खानदान से हूं, ये अक्खड़पन आप में नहीं हो सकता। ये मैंने क्यों कहा, मैं बताऊं। देखिए जैसे मैं आपसे बता सकता हूँ, जैसे अभी भाषा का भी अजय देवगन और सुदीप जी के भाषा का ही होता था। अजय देवगन ने कहा हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, उसने कहा नहीं। अब देखिए जो भारत की नॉर्थ इंडिया है एक तरह से, अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगला में भी सारे हिंदी सिंगर्स तो बंगाल से हुए। फिर बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे में, जो कि फंडामेंटली हिंदी स्पीकिंग आप इसको कह लीजिए, वो नहीं है, पूरी तरह से नहीं है, वो महाराष्ट्रियन स्पीकिंग है। जैसे गुजरात एक गुजराती स्पीकिंग, हाँ हिंदी से। तो अगर आप तब भी भारत के अपर नागपुर को अगर आप सेंटर मान लें, अपर मैप तक महाराष्ट्र तक देखेंगे, वहां तब भी हिंदी आप एक कह सकते हैं। बैंगलोर में भी जो सिटी है, बड़े बड़े सिटीज, बैंगलोर, हैदराबाद भी मैं कह देता हूँ उर्दू का इन्फ्लुएंस। जैसे आपने एक सेंटेंस कहा कि आप अपना कार्य बड़े ही अनुशासन से करना होगा आपको, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस का आपकी तलफ्फुज में आपको एतबार करना होगा, ठीक है। अब दोनों उर्दू है, लेकिन दोनों मैं आपको फिर समझाऊं। देखिए आपको अपना कार्य बड़े ही अनुशासन से करना होगा, और आपके तलफ्फुज को उच्चारण कहते हैं उर्दू में, ठीक है। आपके तलफ्फुज में आपको सुधार, तो वर्ड सही नहीं है, उर्दू का वर्ड नहीं है। आपके तलफ्फुज में आपको तलफ्फुज कह लीजिए, या जैसे कहते हैं ना, जो जो उर्दू का मैं तो उसी चाशनी में मेरा इर्द गिर्द था जहां तक है। तो जो मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि जैसे आपको आपकी उर्दू पे आपको एतबार करना होगा, या आपको आपकी तलफ्फुज पे आपको एतबार करना होगा, इसका मतलब आपको उच्चारण पे आपको बिलीव करना होगा, इसका ये मतलब हुआ। तो मैं कहता हूँ कि मेरा ये कहता है कि अगर आप हिंदी में बोले या उर्दू में बोले, लेकिन जो वर्ब है वो इक्वल है।
जैसे आपके तलफ़्फ़ुज़ पे आपको एतबार मतलब आपके उच्चारण पे आपको भरोसा करना होगा, ठीक है? और दूसरा क्या आपकी आपका कार्य आपको खुद करना होगा। तो दो मतलब जो वर्ड्स है कार्य स्वयं करना होगा, ये सब संज्ञा है, नाउन है। लेकिन जो वर्ब है उर्दू सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में बराबर है, ठीक है? जो नाउन में मैं तो ठीक है, तो ये मैं आपको ये मैं आपको समझ ये आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है? अब आते हैं जो कि बहुत बड़ा फंडामेंटल इश्यू है, ठीक है? तो मैं जो आपसे कह रहा अब आपसे मैं कहना चाहता था, तो जो मैं कह रहा था कि जो जो ये हिंदी स्पीकिंग ज़ोन है, उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, फिर आप राजस्थान को भी मान लीजिए, महाराष्ट्र को भी मराठी है वहाँ पर, लेकिन गुजराती, महाराष्ट्रियन, बंगाली तक भी, यहाँ तक कि आसामीज़ तक भी हिंदी और यहाँ तक कि बैंगलोर में भी अगर आप देखें, नॉर्थ बैंगलोर जो कि है निज़ाम के रायचूर वाला एरिया, वो उर्दू का वहाँ बहुत बड़ा प्रयोग था। और टीपू सुल्तान की हुकूमत जो कि बैंगलोर से थोड़ी दूर थी, वहाँ भी आप देखिए उर्दू का असूल था। लेकिन तमिलनाडु में अगर आप जाए, जो कि मद्रास स्टेट से कट के बना, वहाँ पर एकदम से ही को हिंदी उर्दू का बहुत ज़्यादा मेल नहीं है, तमिल का। और भाषा का मूवमेंट एक्चुअली अगर आप कहें, लाल बहादुर शास्त्री जब 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि अब 15 साल हो चुके, अब हिंदी को, हर इंग्लिश तो दुश्मनों की भाषा है, ब्रिटिशर्स हम पे रूल किया, तो अब हिंदी को हम लोग को वो करना है। तो सबसे बड़ा बड़ा विद्रोह तमिलनाडु में ही हुआ था, क्योंकि उनको लगा शायद कि हिंदी इंपीरियलिज्म, जैसे इंग्लिश ब्रिटिश इंपीरियलिज्म था, अब हिंदी इंपीरियलिज्म पूरे इंडिया में आ जाएगी, तो उसका हुआ। तो लेकिन फिर तब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हो कि वन इंग्लिश, वन स्टेट लैंग्वेज एंड वन हिंदी, 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला तब ये क्रिएट हुआ, एक सामंजस्य बैठाने के लिए, ठीक है? ठीक है, ये तो एक पहला पॉइंट हुआ। फिर जब दूसरा आपको बताता हूँ, फिर 2 मिनट ध्यान सुनिएगा। तो फिर जो भारत हिंदुस्तान पाकिस्तान के रूप में बटा था टू नेशन थ्योरी पे, तो नेहरू जी और पटेल दोनों को एम था कि अब बंटने नहीं देना है, जो हो गया सो हो गया। तो लेकिन फिर पोटी रामालुलु थे उस समय के, उन्होंने कहा कि नहीं, वो आंध्रा के, तो उन्होंने सेपरेट आंध्रा की मांगी। क्यों, मैं आपको समझा रहा हूँ। विशाखापट्टनम से लेकर जो आपका ये है कन्याकुमारी और मैंगलोर, ये सब मद्रास प्रोविंस में आता था। तो मद्रास का 2 भाग हुआ, एक बट आपका एक नीचे गया जिसको आपकी आजकल तमिलनाडु कहते हैं, और एक ऊपर गया जिसको कि आपका आंध्र प्रदेश कहते थे, फिर तेलंगाना अलग हुआ, उसमें बाद की बात हुई। फिर सबसे खतरा था जो आज का गुजरात और महाराष्ट्र था, उसको बॉम्बे प्रोविंस कहते थे। मुरारजी देसाई वहाँ के पहले चीफ मिनिस्टर थे, पीसीएस थे ब्रिटिश इंडिया में। उन्होंने कहा कि गुजराती और महाराष्ट्रियन दोनों ही बहुत पॉपुलर, यहाँ पर बहुत ही उनका उनका वर्चस्व है, तो दोनों, तो बॉम्बे को जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया, मुंबई सिटी को। और जैसे और गुजरात महाराष्ट्र का संयुक्त कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल बना दिया जाए, ठीक है? तो इसका बड़ा विरोध हुआ, तो मराठी पक्ष तब जाकर उसने कहा बॉम्बे हमसे अलग नहीं किया जा सकता, मुंबई को। तब नेहरू जी दिल्ली से आए, उन्होंने कहा ठीक है, आपकी बात मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब गुजराती पक्ष भी स्ट्रांग है, तो मैं एक तरफा चाल नहीं चल सकता, मैं क्योंकि देश की अखंडता को मैं तोड़ नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी दो गुजरात महाराष्ट्र 2 स्टेट बनेगा, और मुंबई जो है 5 साल के लिए यूनियन टेरिटरी रहेगी। तो लोगों को पता था 5 साल के लिए जाएगी तो फिर वापस आने वाली नहीं है। तो तब नेहरू जी को केवल बड़ा विरोध हुआ, और मुंबई जो है महाराष्ट्र का ही पार्ट रहा, गुजरात अलग स्टेट बन गया, ठीक है? मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? फिर आप ये तो चलिए एक हुआ। फिर चीन का वॉर हुआ, जब नेहरू जी ने कहा कि हम और चीन जो है ऐतिहासिक रूप से इंडिया से ही पूरी इंडिया की नॉलेज ही चाइना में गई एक तरह से। उनके एक फॉरेन उसने कहा था कि इंडिया ने हम पे 2000 साल रूल किया, एक एक भी हथियार फेंके बिना, ठीक है? तो नेहरू ने कहा लेकिन चीन ने हमला कर दिया, ठीक है? मैं आपको एक इतिहास समझा रहा हूँ 2 मिनट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना आपके लिए। मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। फिर इसके बाद फिर इसके बाद आया, आपको सबसे खतरनाक जो एग्जांपल मैं देता हूँ वो था ऑपरेशन ब्लू स्टार का। क्यों? अधिकतर लड़ाई आपके दुश्मन से हुई है। कहते हैं ना, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है, एक भी हिंदी फिल्म का गाना है। तो पाकिस्तान से तो आपकी लड़ाई है। 74 में मिसेस गांधी ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करा दिया। अगर आप लड़ाई होगी तो लाहौर में न्यूक्लियर बम गिर सकता है, ये श्योर है, ठीक है? लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन जो जम्मू कश्मीर में आप लड़ाई देखना, आज भी, कल भी एक राहुल करके एक लड़के की वहाँ हत्या हुई, क्योंकि उसको पाकिस्तान ने कहा इट इज द अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ द टू नेशन थ्योरी, जम्मू कश्मीर को, ठीक है? लेकिन आप अगर आइए पंजाब में, पंजाब में तो एक ऐसी जगह जहाँ पर 99.99% हिंदू नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है, 60% सिख है, और शायद 38% हिंदू है। तो और सारी जो हम आपको मैं बताता हूँ, 2 मिनट सुनिएगा मेरी बात। तो इंडिया की जो आर्मी थी 25 लाख की, जब वो डिवाइड हुई दो इंडिया पाकिस्तान में, तो पंजाब, क्योंकि पाकिस्तान का बंगाल का जो आज का बांग्लादेश है, उसका 5% का रिप्रेजेंटेशन था, लेकिन सारी फोर्सेस का जो फोर्स आर्मी थी, उसका जो प्रतिनिधित्व तो वेस्ट पाकिस्तान से होता था। उसमें भी जो 72% आर्मी है, 72% आर्मी का पंजाब, मतलब कि अटक, रावलपिंडी, पेशावर, कसूर, इन सभी जो पाकिस्तान का पंजाब है, और फिर पेशावर जिसको क्या जिसको सरहद कहते थे, क्या जिसको सूबे सरहद कहते थे, जिसको डूरेंट लाइन हुआ। तो उस जोन से इसीलिए पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया में आपको समझाता हूँ कैसे,
पंजाबी आर्मी जो थी 32% इंडियन आर्मी में थी, लेकिन इंडिया में और भी बड़े बड़े बटालियन थे, जैसे राजपुर रेजिमेंट होनी, जैसे कि आपका बिहार रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, बंगाल रेजिमेंट भी था, लेकिन उसको ब्रिटिश ने डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, फिर आपको आपका था आपको क्या था, तो आसाम राइफल, गोरखा रेजिमेंट। तो इसीलिए इंडिया की आर्मी इतनी बड़ी थी कि पंजाब और पंजाब पर जो पंजाब का रेजिमेंट था, जिसको पंजाब रेजिमेंट कहते हैं, या पंजाब में 14% हिंदू थे और 18% सिख थे आर्मी में। तो इसी, लेकिन पाकिस्तान का अगर आप मैप देखिए, उसकी 72% आर्मी आती थी पूरे पंजाब से, और पेशावर वाला जो जोन है, पंजाब प्लस पेशावर, ठीक है, उस जोन से आती थी। तो इसीलिए तो इंडिया की आर्मी कहीं, मतलब अगर आप देखें, मद्रास रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट है, आसाम राइफल है, गोरखा रेजिमेंट है, सिख और हरियाणा को एक कर देते हैं, और बॉम्बे ये मराठा रेजिमेंट है। ठीक है, तो ये सारे रेजिमेंट बहुत ही दूर दूर हैं, अलग अलग। तो इसलिए एक कोई आर्मी का टोटल जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को धक्के मार के भगा दिए, ये हुआ नहीं आज तक इंडिया में। पाकिस्तान में तो आप जानते हैं, भुट्टो को मारा, बेनजीर को मारा, लियाकत को मारा, उनका तो चलिए अलग है, मैं उसमें उसमें कमेंट नहीं करना चाहता। ठीक है, तो ये तो मेरा क्या कहने का आपसे आपसे जो मैं कहना वो ये मैं कहना ये चाहता हूँ, जो 84 में कंडीशन हुई कि ऐसी एक कम्युनिटी थी, आपके एक बुक भी है, मिसेस गांधी लास्ट बैटल, दैट इज अमृतसर। हाँ, तो थी, और मैं आपको बता दूं खतरा क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहले का। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देकर बताता हूँ। एक्चुअली क्या है, अगर आप कभी अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में जाओ, उससे 45 मिनट करके आपको वाघा बॉर्डर पे आप पहुंच जाएंगे। तो पाकिस्तान की जो आईएसआई थी, उनकी जो इंटेलिजेंस थी, उन्हें पता था कि इंडिया की आर्मी कभी गोल्डन टेम्पल में घुसेगी नहीं। उन्हें पता था कि वहां बहुत हथियार रखे हुए हैं, और सीधा लड़ाई अगर होगी तो गोल्डन टेम्पल पे हमला हो सकता है। इसलिए तो अगर यहाँ पर एक ऐसा असमंजस कंडीशन क्रिएट हो, अचानक हम वहां से वाघा से हमला कर दे, तो इंडियन आर्मी तो कुछ कर नहीं पाएगी। और जो है सिख जो है दिल्ली और हरियाणा से पंजाब भागेंगे, पंजाब से हिंदू सब हरियाणा दिल्ली आएंगे, ये होगा। और हम रिकॉग्नाइज कर देंगे, जैसे कि नेताजी की फौज को रिकॉग्नाइज किया था यूएसएसआर ने। ठीक है, हम रिकॉग्नाइज कर देंगे खालिस्तान को, हम घुस के तोड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ था, बहुत इंटरनल डिस्टर्बेंस है, क्योंकि अगर आप ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों को देखें, दोनों का अगर आप मैप देखें, दोनों बहुत दूर दूर है। वेस्ट पाकिस्तान में करीब 61% पॉपुलेशन, 60% थी, और ईस्ट पाकिस्तान में, आज के बांग्लादेश में 60% जनसंख्या थी, और वेस्ट पाकिस्तान में 40% थी। तो बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान को 160 में के आसपास सीट मिली थी, और जो 140 थी इधर में, उसमें टूट गई थी। सबसे ज्यादा भुट्टो को शायद मिली थी 82 के आसपास में, मैं नहीं जानता, लेकिन बाय ऑल मेथड मेजोरिटी के तौर पे ये मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा नहीं, हम कभी देंगे नहीं आपको। लैंग्वेज प्रॉब्लम पहले ही थी, जब इन्होंने उर्दू को इम्पोज किया वेस्ट पाकिस्तान पे, ईस्ट पाकिस्तान पे, और फिर ये हुआ, तब मुक्ति बाहिनी, तब ये इन लोगों ने बहुत टॉर्चर किया, ऑपरेशन सर्च लाइट हुआ, क्या क्या हुआ, ये आप हामिदुर रहमान रिपोर्ट में पढ़ लीजिए। मतलब इंसानियत में सबसे शर्मनाक और सबसे क्रूर अध्याय था जो हुआ। ठीक है, फिर इंदिरा गांधी ने पूरे दुनिया में जाके घूमी, इंदिरा गांधी यूरोप में, सब जगह उन्होंने कहा। और फिर जो है इंडियन आर्मी ने कहा कि जो मेन, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, पाकिस्तान की जो मेन लड़ाई इंडिया से कश्मीर पे थी, वो अनरिजॉल्व इशू था। तो सारी जो लड़ाई का जो पॉइंट ऑफ ग्रेविटी था, वो था वेस्टर्न पाकिस्तान पे, वेस्ट पाकिस्तान में। ईस्ट पाकिस्तान सेटल्ड था, वहां पर अंग्रेजों ने लाइन खींच दी, एक ईस्ट पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश और इंडिया था। तो सारी लड़ाई होने की संभावना वेस्टर्न बॉर्डर पे थी, ईस्टर्न पे नहीं। लेकिन ईस्टर्न तो इंडिया की आर्मी ने क्या किया, क्योंकि वेस्टर्न में 65 में करीब ड्रॉ मान लीजिए, या 60-40 कह लीजिए इंडिया के पक्ष में, अगर आप कोई कह दे तो। लेकिन ईस्टर्न पाकिस्तान क्योंकि रिजॉल्व था, तो कोई तो, और ये पाकिस्तान के जो मिलिट्री जनरल थे, अयूब खान, याह्या खान, इन सब की थ्योरी थी, इधर सिक्योरिटी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान डिपेंड अपॉन द मिलिट्री ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, कि अगर कभी भी ईस्ट पाकिस्तान पे खतरा है, तो वेस्ट पाकिस्तान का डर इंडिया को हर समय ईस्ट पाकिस्तान बचा के रखेगा। मतलब अगर ईस्ट पाकिस्तान पे हमला हो, तो वेस्ट साइड से इंडिया पे हमला करने का हम सोचेंगे, ये था। तो ये था, तो सारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी वेस्टर्न साइड में। ठीक है, अब इंडिया ने पाकिस्तान के सारे प्लेन रोक दिए थे, सारे लैंड कनेक्शन रुक गया था, तो इंडिया तुरंत उस पर घुस के बाहर निकल सकती थी। मतलब जिसको हम कहते हैं ना गोरिल्ला वॉर, या क्या कहते हैं उसको, एसिमेट्रिक वॉर करने के लिए इंडिया बहुत ज्यादा, क्योंकि आप देखिए ना, जो बांग्लादेश का बॉर्डर पूरा सिलीगुड़ी, यहाँ की भूटान, सिक्किम और नेपाल और नॉर्थ ईस्ट पूरा घेर के हम रख सकते थे, तो कहीं भी घुस के मार के बाहर आ सकते थे। ये सबसे बड़ा था। तो फिर हुआ, फिर पाकिस्तान टूट गया, 94 ने सरेंडर कर दिया, और करीब करीब इंदिरा गांधी ने, भुट्टो ने शिमला एग्रीमेंट में कश्मीर को खत्म कर दिया, करीब करीब कहिए, पूरा नहीं, करीब करीब खत्म करने की पूरी कोशिश की कश्मीर प्रॉब्लम को। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे, भाषा की दिक्कत और घमंड, वेस्टर्न पाकिस्तानी आर्मी का जो घमंड था, जो गुरूर था, और जो अक्खड़पन था, उसने पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिए। ठीक है, अब सिमिलर प्रॉब्लम था पंजाब में, क्योंकि
गोल्डन टेम्पल में एक तरह से पूरा हथियारों का जखीरा था, भिंडरावाले और उनके पूरे साथी थे, और वो निकलने से मना कर रहे थे 84 में। तो उसने 10 ये रॉ को इन्फॉर्मेशन मिली कि 10 तारीख को जो है कभी भी जो है खालिस्तान डिक्लेयर हो सकता है, और जैसे ही डिक्लेयर होगा तो उस तरफ से जो है पाकिस्तान इसको रिकॉग्नाइज कर देगी और ये भारत भारत टूट जाएगा। तो तब जाके हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ, तो अगर आप देखिए इंदिरा गांधी जी की हत्या तक, तो मैं कई लोग मेरे साथी जो कांग्रेस के बड़े क्रिटिसाइजर हैं, कांग्रेस की बड़ी बुराई करते हैं, लेकिन ये सबको मानना चाहिए कि इंदिरा गांधी जी ने भारत के को की अखंडता के खातिर अपनी जान को खुद गिफ्ट कर दिया, ये इसमें गिफ्ट कर दिया या एक प्लेट पे रख के दे दिया, इसको हमें मानना चाहिए, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर राजीव गांधी के केस में आइए, मैं क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री बुरे हों अच्छे हों, किसी को कांग्रेस से श्रीलंका में दिक्कत हुई कि भाई जो साउदर्न श्रीलंका सिंघेलीज और जाफना वालों में, तमिलों में दिक्कत हुई। अब दिक्कत ये होगा अगर वहां पर लिट्टे बन गई, मतलब जब अब तमिल को अलग कर दिया गया नॉर्थ श्रीलंका को, तो यहाँ भी तो तमिल नाडु है, तो वहां भी इफेक्ट हो सकता है। तो तब इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम आप सबको बराबर रख दीजिए, लेकिन हम श्रीलंका को टूटने नहीं देंगे। तो इंडियन आर्मी ने फौज भेजी, तो राजीव गांधी बोफोर्स में हार गए 1989 में। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने फौज को वापस बुलाया। जब 1991 में राजीव गांधी फिर पावर में आने की संभावना थी कि राजीव गांधी पावर में फिर आ सकते हैं, इसकी पूरी चांस था, तो उनकी हत्या हुई, क्योंकि वो फिर आते तो फिर वो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजते आपके वहां पर श्रीलंका में, क्योंकि उसमें शायद वहां के जो आतंकवादी थे, जो 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 लिट्टे के या जो उनको लगा कि एक नॉर्थ इंडियन है, या ये तो कभी तमिल समझता नहीं, ये हमारी इमोशन शायद समझ नहीं पा रहे कि श्रीलंका में कंडीशन कितने खतरनाक है, और इसकी जो पीस कीपिंग फोर्स है वो तमिल कॉज को श्रीलंका में डायलूट कर रही है, तो इसलिए उसकी हत्या हुई। तो ये जो मैंने आपको पूरी कथा सुनाई है, आप सोचेंगे इसको कहाँ कहने की, बिल्कुल इसका कहने का बहुत बड़ा मतलब है। जो मैंने पहले मेरी कहानी सुनाई आपसे और जो मैंने देश कहानी सुनाई, तो इसका क्या मतलब है कि आप चाहे कितने टैलेंटेड हो, आपके पास कितनी बड़ी आर्मी है, आपके पास कितना बड़ा घमंड हो, लेकिन जब आप एक डेमोक्रेसी में आते हैं, डेमोक्रेसी प्लस कॉर्पोरेट कल्चर में आते हैं, तो वहां घमंड आप नहीं दिखा सकते, अक्खड़पन आप नहीं दिखा सकते। ये सबसे बड़ी टीचिंग है मैंने अपने जो जीवन में सीखी है। अकड़ू जिसको कहते हैं, अक्खड़पन जिसको कहते हैं, मैं मुझ की तान है और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मर्द को दर्द नहीं होता, ये एटीट्यूड आप फिल्मों में अच्छा है, नाटक में अच्छा है, वोट पाने के लिए अच्छा है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, देखिए जैसे कि एक वर्ड है, बहुत ही आजकल पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी और एंडी टीवी ने इंग्लिश को बहुत ऊपर किया इंडिया के, मैं ये उनको क्रेडिट देता हूँ, मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है कि किसी भी वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करना, या वुमेन को जो है मेल के कंपेरिजन में सेकंड ग्रेड कहना, इसको की मिसोजिनिस्ट कहते हैं। मिसोजिनिस्ट या सेक्सिस्ट कह लीजिए, या हाइपर वेंटिलेटिस्ट कह लीजिए, या मिसोजिनिस्ट सही वर्ड है, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े इंग्लिशाइजेशन जहाँ पर है, क्योंकि फॉरेन आइडेंटिटी में यूरोप और अमेरिका से आता है, वो हिंदी में बात नहीं कर सकते, ठीक है। हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा, डिबेट हो सकता है, लेकिन जितनी फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में आती है वो हिंदी में आपसे इंटरेक्ट नहीं कर सकती। एक अगर आप यूरोप और अमेरिका की देखिए, तो कंबाइंड लैंग्वेज इंग्लिश ही है। आपको बुरा लग सकता है, लेकिन ये सच्चाई है, इसको कभी आप कभी इसको मना नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे मैं नाम लेके ही बोल देता हूँ, एक रामपुर का एक नेता थे, एक समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े फेस थे, तो खुलेआम उसके अपोजिट जयप्रदा थी, बहुत ही बड़ी अभिनेत्री हैं, और बहुत ही जिसको कहते हैं ना, बहुत ही उसने एक ऐसे शब्द कहे जो मैं नहीं कहूंगा आपको, और जब कहे उसने, लेकिन उसके बाद वो वोट जीत के पावर में आ गया। तो इसका मतलब कि अगर वो कह रहा है उसमें ताली बज रही है, तो यहाँ मतलब कि लोग भी ऐसी चीज को सुनते हैं। फिर बीजेपी के नेता थे, मैं पार्टी में, आप सोचेंगे मैं बहुत फेयर होकर बात करना चाहता हूँ, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर थे, मैं नाम लेना उचित नहीं मानता, कि उसने कहा कि मैं प्लेन से आ रहा था, तो मेरे बगल में एक महिला जीन्स पहन के बैठी, जीन्स उसका फटा पड़ा, रिप्ड जीन्स कहते हैं जिसको, तो मैंने सोचा कि ये अगर रिप्ड जीन्स पहनी है तो अपने बच्चों को क्या सिखाएगी। तो ये चीजें, अब ये क्योंकि आप जब किसी रूरल क्षेत्र में रहते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट एक आपका नेचर बन जाता है, वहां ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। बड़े बड़े सिटीज में मिसोजिनिस्टिक या सेक्सिस्ट होना एक एक्सेप्शन हो सकता है, या एक बैड कल्चर हो सकता है, लेकिन बहुत सारे रूरल एरियाज में ये जो है, ये जिसको मिसोजिनिस्ट मेंटेलिटी कहते हैं। अगर इतना बड़ा नेता समाजवादी पार्टी का ऐसा कह सकता है, रामपुर का जो कैंडिडेट था जयप्रदा जी के बारे में, और बोल सकता है, और वो लाखों लाखों वोट से जीत के आ सकता है, उसी को लोग सुन के तालियां बजा सकते, तो वीडियो आप देखिएगा। और जो बीजेपी का नेता है, वो उत्तराखंड का ऐसे बयान दे सकता है, तो इसका मतलब क्या, जो हमारे भाग्य विधाता जिनको चुन के आप पार्लियामेंट भेजते हैं, कि वो आपके देश की दे आर द कस्टोडियन ऑफ डेमोक्रेसी,
वो उनकी ऐसी बात होती है, और वो भी ऐसी बात इसीलिए करते हैं कुछ हद तक। बड़े नेताओं का रोल अलग होता है, वो फिलॉसफी वाली बात करेंगे, बड़ी-बड़ी इंग्लिश में बात करेंगे, और छोटे नेताओं का रोल होता है इसे उल्टा-सीधा बयान देंगे, ठीक है? तो इस तरह से लोगों को वोट कैप्चर आप कर सकते हैं, या वोट पाके आप कुर्सी पे आ सकते हैं। यही मेन एम होता है पार्टीज़ का, उनका कोई एम 1990 अच्छे नेता हैं, लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट है तो आप जानते हैं आपको नंबर चाहिए। अकेले आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन नेता बनने के लिए आपको ग्रुप में चलना पड़ेगा। ये आप भी जानते हैं, और ये मैं भी मजबूरी में कहूँगा इस तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे, तो ये जो मिसोजिनिस्टिकनेस और ये जो है, और ये जो अक्खड़पन है, इसको मैवरिक हब कह सकते हैं, या जो ये घमंड है, ये चीज जो है, ये चीज ना तो आपके कॉर्पोरेट आईटी सेक्टर में, तो चलिए मैं मानता हूँ एक लोकल बात है उसमें, लेकिन अगर देश के वृहत्तर पॉलिटिक्स में भी आप देखेंगे, बड़ी पॉलिटिक्स में वह ऐसे नहीं चल सकता। मैं आपको 3-4 बहुत बड़े अच्छे एग्जाम्पल दिए कि भाई आपको मैं पार्टीशन छोड़िए, पार्टीशन की बात नहीं करता, 47 के बाद आते हैं। 47 के बाद आप देखिए कि पहला एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का। अगर हैदराबाद की करेंगे तो उसके बाद हिंदू मुस्लिम की आ जाती है, तो मैं इसलिए हैदराबाद और जूनागढ़ की बात नहीं करता। वो मुस्लिम प्रिंसली स्टेट है, जिसको कि इंडिया ने बाई फोर्स शायद अपने में लिया पॉपुलेशन रेशियो की वजह से, ठीक है। लेकिन अब अगर आप देखिए, अब पोटी रामालुलु साहब जब उन्होंने अनशन किया, उनका डेथ हो गया, तो मजबूरी में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना पड़ा पंडित नेहरू जी को। वो चाहते नहीं थे, सरदार पटेल भी नहीं चाहते थे, क्योंकि भारत धर्म के नाम पे डिवाइड हो चुका था। और फिर भाषा के नाम पे होता तो दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल सुनिएगा ध्यान से, रिजर्वेशन का। पहली बार अंग्रेजों ने बुलाया महात्मा गांधी को, और गए नहीं वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 32 में, तो भीमराव अम्बेडकर को बुलाया। तो महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी ने पुनः पैक्ट साइन किया कि ठीक है, हिंदू समाज नहीं टूटेगा, इसका एक रिजर्वेशन दिया जाएगा दलितों को। फिर दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि सरदार पटेल ने जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अम्बेडकर जी बना साफ साफ कहा कि ये रिजर्वेशन मत लाओ, ये समाज में जो है फिर कोई मांगेगा तो हम अगले पे क्रिश्चियन मुसलमान सिख मांग ले, हम क्या करेंगे? तो उसने कहा नहीं, मुझे मैं हट जाता हूँ। थर्ड पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट, भीमराव अम्बेडकर आज के जसोर करके एक डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट पाकिस्तान में, वहां से चुने गए थे, बॉम्बे से नहीं चुने गए थे। जोगेंद्रनाथ मंडल थे जो कि पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर बने, जो कि भाग के इंडिया आए थे बाद में। जोगेंद्रनाथ मंडल की हेल्प से ईस्ट पाकिस्तान से चुन के गए थे, लेकिन क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान भारत से अलग कट गया, पाकिस्तान बन गया उस समय, तो नेहरू जी की कांग्रेस ने भीमराव अम्बेडकर जी से कहा कि अब तो आपका एक पार्लियामेंट में कोई जगह ही नहीं है, जहां से आप चुन के आते हो तो इंडिया का पार्टी नहीं, भाई इलेक्ट हो गई तो आपको जाना है। तो ब्रिटिशर्स ने जोड़ लगाया, तब ये लॉ मिनिस्टर बने, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कहा ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द दलित कम्युनिटी इन इंडिया, ठीक है। तो ये है, तो देखिए, तो दो एग्जाम्पल दिए आपको कि स्टेट रिजर्वेशन के एग्जाम्पल की कांग्रेस की लीडरशिप, पटेल नेहरू गांधी तीनों, नेताजी तो 45 के बाद दिखे नहीं, ये तीनों ही रिजर्वेशन को एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल मानने के से घबरा इसलिए रहे थे कि ये एक पेंडोरा बॉक्स ओपन कर देगा। फिर आप देखें एकदम एग्जाम्पल, लेकिन 91 में आया वो मंडल कमीशन, उसने कहा कि चलिए भारत में अपर कास्ट सवर्ण है 24%, जनरल कास्ट दलित है 24%, 12% मुसलमान, और जो 40 कास्ट बचते हैं 40% बचते हैं, इसको ओबीसी कहा जाता है, अदर बैकवर्ड क्लास। इनके लिए भी एक कोटा बनाओ। तो फिर आर्मी में नहीं, आर्मी में 0.00% है, लेकिन सिविलियन जॉब में, चाहे बैंक हो, चाहे एलआईसी हो, चाहे सिविल सेक्रेटरीट हो, या आईपीएस हो, स्टेट पुलिस हो, उसमें 22 प्लस 27 49% रिजर्वेशन हुआ, ठीक है। उसी के जो सरदार पटेल ने पहले ही कहा था, लेकिन क्योंकि अब कुछ कर नहीं सकते, तो ये है। फिर फिर बात आती है महाराष्ट्र में, आज का बॉम्बे, तो मुंबई सिटी किसके पास जाएगी? तो फिर मोरारजी देसाई ने कहा कि इसको यूनियन टेरिटरी बना, तो गुजराती और मराठी दोनों का बराबर का अधिकार होगा। लेकिन तब नेहरू जी ने भी कहा कि देखिए, हम दोनों को प्यार करते हैं, हम बीच का रास्ता निकालते, दोनों आप अलग अलग बन जाइए, यूनियन टेरिटरीज को बनाते। तो कहा नहीं, महाराष्ट्र का इमेजिनेशन मुंबई के सिवा हो ही नहीं सकता। तब नेहरू को भी झुकना पड़ा, नेहरू जी को भी। अभी आप देखिए किसान आंदोलन में मोदी जी को भी, शाहीन बाग में देखिए, क्या पुलिस एक्शन नहीं कर सकती, लेकिन उसको झुकना पड़ा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, चलिए मैं आईटी सेक्टर का एक आदमी हूँ, जैसा मैंने कहा, मैंने बीटेक किया, फिर सीडेक किया, फिर एमबीए आईटी से किया। तो मैं, लेकिन कोई औकात नहीं, मैं कोई मोदी नहीं हूँ जिसके पास 15 लाख की फौज है और एटॉमिक वेपन है। मेरी इतनी हैसियत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप भारत के इतिहास को भी देखिए, मिसेस गांधी को देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को देखिए, आप आज के मोदी को देखिए, तो इसमें भी ये पता चलता है आपको कि आप अक्खड़ होके, घमंड के साथ, अकड़ू बन के कोई फैसला नहीं कर सकते, चाहे वो लोगों के अच्छे के लिए ही हो। भाई, अगर ये कहा जा रहा है किसी दिल्ली में बैठी सरकार के द्वारा कि अंग्रेजों ने हम पे 2 साल हुकूमत किया, वो एक फॉरेनर थे, लंदन से, यूरोप से आए थे, उनकी लैंग्वेज को हम क्यों अपना सब कुछ, ठीक है, मोबाइल टेक्नोलॉजी, लैपटॉप टेक्नोलॉजी, बाइक टेक्नोलॉजी, इन सब के लिए हम हिंदी में सब कुछ ट्रांसलेट नहीं करते, लेकिन इंग्लिश सिर्फ एक यूसेज का लैंग्वेज, अब हमारी अपनी भाषा नहीं, अपनी भाषा हिंदी होनी चाहिए, ये इसीलिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बना। लेकिन देखिए, अच्छी चीज को भी आप
कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि साउथ में जब हुआ ये, तमिलनाडु का एग्जाम्पल ले लें, तो उसमें इसको बहुत विरोध किया गया, कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो आपको झुकना पड़ा उस गवर्नमेंट को। लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी। लास्ट सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंदिरा गांधी की हत्या हुई, ऑपरेशन ब्लू स्टार। भाई भाई ये एकदम श्योर हो चुका था। 84 मई के, मेरे जन्म के 6 साल पहले की बात है ये। 84 मई में आते आते कि वहां पर बैठे जो स्वर्ण मंदिर में जो लोग घुस गए थे जर्नैल सिंह भिंडरावाले के साथ, उन लोग खालिस्तान डिक्लेयर करने वाले थे 10 मई को। जैसे ही डिक्लेयर करते तो वहां से पाकिस्तान से इसको वो मिलती, मान्यता मिलती। फिर पूरी पाकिस्तान फौज, जो लाहौर बॉर्डर है या जिसको हम कहते हैं, जो जो इंडिया के साथ उनका जो रेडक्लिफ लाइन है, जो रेडक्लिफ बॉर्डर है, वहां से पाकिस्तान फौज घुसती और सीधा वो घुसती। इंडिया की फौज रिलीजियस कारण स्वर्ण मंदिर में हिट नहीं कर पाती, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, दरबारा सिंह जी जो पाकिस्तान जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि आप एक छोटा पुलिस एक्शन कीजिए स्वर्ण गोल्डन टेम्पल पे, लेकिन ज्ञानी जयाल सिंह ने इंदिरा गांधी से कहा कि ये ऐसा मत कीजिए, इससे धार्मिक भावना बढ़ सकती है। स्वर्ण मंदिर को टच तक नहीं किया जाता। ज्ञानी जयाल सिंह के उनकी कमेटी ने इंदिरा गांधी से कहा, तब दरबारा सिंह चीफ मिनिस्टर को ओवर रूल किया इंदिरा गांधी ने, स्वर्ण मंदिर तक आर्मी या कोई भी फोर्स नहीं पहुंची, ठीक है। बाद में तो 83 में जब डीआईजी अटवाल, डेप्यूटी जनरल ऑफ पुलिस अटवाल जी अंदर पहुंचे, गोली मार के फेंक दिया गया स्वर्ण मंदिर से बाहर, और 2 घंटे तक उनकी कोई लाश नहीं उठा पाया, ठीक है। तो इस तरह का पंजाब का एक हालत था 1984 के टाइम जब ब्लू स्टार हुआ। और करीब करीब कांग्रेस की आज को सभी लोग गाली देते हैं, लेकिन करीब करीब इंदिरा गांधी ने जी ने जानते हुए अपनी कुर्बानी, अपना वो दिया, क्योंकि उनको पता था, उनके आईबी ने कहा था कि बॉडीगार्ड हटा दीजिए, सब कुछ कहा था, लेकिन इंदिरा गांधी ने सेकुलरिज्म को, या सेकुलरिज्म तो मैं अच्छा शब्द नहीं मानता, सर्वधर्म संभव को मेंटेन करने के लिए इसको किया, और अपनी जान उन्होंने गंवाई। तो ठीक है, इंदिरा गांधी ने बहुत, लोग गाली बुराई कर सकते हैं कि भाई अंबेडकर जी ने कहा था संविधान की जो संशोधन वो है प्रियम्बल, उसकी आत्मा, उसमें सेकुलर सोशल बॉडीज इंदिरा गांधी ने लाया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया, और सावरकर को भारत का बेटा भी कहा। कितनी पॉलिटिक्स कितनी भयानक होती है, मुस्लिम पर्सनल लॉ भी बनाया, सावरकर को भारत का बेटा भी कहा, ठीक है, सावरकर जी को, ठीक है। फिर राजीव गांधी देखिए, शाहबानो केस किया तो राम मंदिर का ताला खुलवाया बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ को। देखिए वोट में ही सब होता है कि दोनों को खुश करके चलना है, ठीक है ये। लेकिन अगर फिर राजीव गांधी की बात देखिए, अब श्रीलंका एक बाहरी मुल्क है जो कि इंडिया का पार्ट नहीं था, उसको टूटने से रोकना था, लेकिन उसको टूटने से रोकने के लिए आपको वहां की जो सदर्न श्रीलंका सिंघलीज पॉपुलेशन को एम्बोल्डन करना था। तो अपनी फौज आपको एक तरह से लिट्टे के खिलाफ, लिबरेशन ऑफ टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, इसको लिट्टे के खिलाफ लड़ रही थी। तो अब जो लिट्टे के खिलाफ वो लड़ रही थी, तो ये इंप्रेशन गया कि आर्मी अपने अपने तमिलनाडु तमिल लोगों के खिलाफ है। तो राजीव गांधी हार गए बोफोर्स के कारण, 1989 में इलेक्शन हारे, 89 में इलेक्शन हारा राजीव गांधी। और जब वो गए श्री पेरुम्बदूर में, तो उनको ब्लास्ट इसीलिए किया गया क्योंकि इनको लगा कि अगर फिर ये पावर में आएंगे तो फिर आर्मी भेजेंगे श्रीलंका, क्योंकि इंडिया का एक कमिटमेंट था, हम श्रीलंका को टूटने नहीं देंगे। इंटरनल पॉलिटिक्स अभी भी देखिए ना, जब इतनी गरीबी है श्रीलंका में, इंडिया बड़े भाई की तरह, जयसूर्या ने भी कहा कि ये तो हमारे सब कुछ है हमारे लिए। फिर कहा बड़े बड़े मतलब कि बिग ब्रदर है इंडिया, सबने कहा। इसीलिए पूरे इस जोन में, मतलब आपके बांग्लादेश को भी आप कह लीजिए मिलिट्री पावर के हिसाब से इंडिया के, फिर नेपाल, भूटान, श्रीलंका, सब ये मानते हैं कि इंडिया यहाँ का मतलब इंडिया यहाँ का इंडिया है इस जोन में, इंडिया यहाँ का बड़ा बड़ा बेटा है इस जोन का, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि मेरी अपनी लाइफ कंप्यूटर साइंस की और इंजीनियरिंग की आईटी लाइफ को छोड़िए, एक इतना बड़ा देश जिसकी इतनी बड़ी फौज है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी की, जिसके पास एटॉमिक वेपन है, जिसके पास इतनी ताकत है, उसके भी नेताओं को, जो कि चुने गए नेता है, जो कि डेमोक्रेसी में सबसे बड़े सीट पे बैठे, जिनके की कहने पे देश चलता है, उनको भी जनता के सामने झुकना पड़ा, वो अखड़पन नहीं दिखा पाए। मतलब देखिए, ये मैं 2014 में 15 में फर्स्ट टाइम गया था पुणे, और आज इतने साल हो गए, आप समय गिन लीजिए। इसमें कंप्यूटर साइंस में, अगर मैथमेटिक्स में, इलेक्ट्रो फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स तब भी जानता, तब भी जानता हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स में कैलकुलस मैट्रिक्सेस तब भी जानता था, आज भी जानता हूँ। कंप्यूटर साइंस में डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस एल्गोरिदम, और क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, और क्या होता है पैटर्न रिकॉग्निशन, तब भी जानता था, आज भी जानता हूँ, ये सारी चीज जानता हूँ। लेकिन ये चीज मैंने सीखी उसके बाद से कि आपको, अगर आपको ट्रेडिशनल इंडियन इंडियन माइंडसेट से हट के आईटी कॉर्पोरेट या फाइनेंशियल सेक्टर, ये तो एक शब्द हुआ जो कि मेरे लाइफ के लिए, लेकिन अगर भारतवर्ष की तुलना में आप देखें, कितने बड़े प्रधानमंत्री, इतने जितने 414 वोट से राजीव गांधी जीते थे, इंदिरा गांधी बहुत बहुत, आज तो मोदी जी के बाद बहुत कम सीट हैं, 303 है, पहली बार 283 थी, लेकिन बहुत ही, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट में कभी 414 तक सीट नहीं मिली बीजेपी गवर्नमेंट को, इतनी भयानक मेजोरिटी नहीं मिली। पहली बार में से 31% है, इस बार से 35+% है मोदी जी का वोट परसेंट, 31% पहले बार था, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको, आपको जब मैं पहले अपने लाइफ से आईटी सेक्टर से मैंने एग्जांपल दिया,
फिर मैंने भारत से एग्जाम्पल लिया कि इतनी बड़ी देश, इतनी बड़ी ताकत, उसको भी अपनी जनता के सामने झुकना पड़ा। कई बार झुकना पड़ा। पहली बार जब रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट आया कि भाई पटेल जी, नेहरू जी, गांधी तीनों ही चाहते थे कि रिजर्वेशन अगर हम सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देंगे, जैसा भी लिखा गया, सोशली एंड इकोनॉमिकली एंड हिस्टोरिकली हिस्टोरिकली अन हिस्टोरिकली historical people will be given reservation who has been treated unequally, ठीक है। सोशल, हिस्टोरिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, ये तीनों का रिजर्वेशन का मूलभूत है। इसको पटेल को एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि भारत पहले ही टूटा था, धर्म का देश कारण फिर टूटा। विश्वनाथ प्रताप सिंह को चाहे उसकी आप बुराई कर लीजिए, लेकिन मंडल कमीशन को उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। चाहे, क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि आर्मी जो सबसे बड़ी आपकी प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है, उसमें 1% भी रिजर्वेशन नहीं है। 13 लाख फौज है और नेवी भी मिला लीजिए 15 लाख तो मिनिमम होगी, उसमें 1% भी रिजर्वेशन नहीं। लेकिन आपके बैंक में, आपके रेलवे में, आपके पुलिस में, आपके सिविलियंस में 49% रिजर्वेशन है, ठीक है। अब मैं जितना जानता हूँ भारत में 3% लोग ही गवर्नमेंट सर्विस करता है, तो और भी कम होगा क्योंकि डी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो 3%, 96% या 97% प्लस जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्राइवेट, कॉर्पोरेट और एफडीआई, जैसे आपका जो सारे जो फॉरेन बड़े बड़े सिटीज में जो फॉरेन कंपनीज खुली हुई है, आप पूरे कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, जो छोटे नाम है, बड़े नाम है, ऐसे हजारों कंपनीज खुली हुई हैं आपके आपके बड़े बड़े शहरों में, ठीक है। ये है, ठीक है। आपको मैं आपको ये ठीक है, ये बहुत बड़ा एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में लाती है, और भारत के लोग को एम्प्लॉयमेंट देने की बहुत संभावना है। इसको जो गवर्नमेंट एम्बिट में नहीं हो सकता, गवर्नमेंट कितने जॉब क्रिएट करेगी भैया, और गवर्नमेंट क्रिएट भी करेगी, तनख्वाह कितनी होगी भाई। बड़े बड़े पोस्ट में जैसे प्रोफेसर का या आईएएस ऑफिसर का, क्लर्क की तनख्वाह, क्लर्क या उससे नीचे पियोन की सैलरी कितनी होगी। ये एक फंडामेंटल चीज है। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, लास्ट चीज की, मैंने इस पूरे अपने जीवन में अभी, और स्पेशली इलाहाबाद से निकलने के बाद, उसके पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, 2-3 शब्द हैं। देखिए, एक होता है, पहला होता है, इसको पहले मैं हिंदी में बोलता हूँ फिर इंग्लिश में बोलूंगा, ठीक है। पहला होता है अक्खड़पन, आपसे दूर हटना चाहिए, घमंड और अक्खड़पन। दैट इज द पोलाइट एंड सोब्राइटी शुड बी देयर, ठीक है। पोलाइटनेस एंड सोब्राइटी, पहला पॉइंट, पोलाइटनेस एंड सोब्राइटी। दूसरी बात है घमंड का, कॉर्पोरेट सेक्टर में, देश के लेवल में घमंड का कोई बहुत ज्यादा स्थान नहीं है, ठीक है। और यू शुड बी आउट ऑफ एनी हॉटी और एनी बिहेवियर विच शोज प्राउड फ्रॉम यू, राइट। ये पहला पॉइंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोलाइटनेस और सोब्राइटी, ह्यूमिलिटी आप में होनी चाहिए। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है, ये लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, बहुत मोदी जी आए थे, एक्सेप्टेबिलिटी फिर टॉलरेंस। एक्सेप्टेबिलिटी फिर टॉलरेंस, ये दोनों वर्ड मैं क्यों कह रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। मैं बात खत्म करने वाला हूँ शायद अगले 10 मिनट में, लेकिन ये बात सुनिएगा ध्यान से। टॉलरेटी यानी, मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया कि जब रिजर्वेशन हुआ तो पटेल जी उसके खिलाफ थे तब, लेकिन उनको करना पड़ा क्योंकि भारत को टूटने से दूसरा बंटवारा बचाना था। पोटी श्री राम लूरी जब उनकी हत्या हुई, या जब उनका देहांत हुआ, तब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाना पड़ा। फिर महाराष्ट्र में इसका विरोध हुआ। अभी भी जो है, आप बॉम्बे सिटी का इतिहास पढ़िए, जो इंटरनल प्रॉब्लम थी बाद में। फिर सबसे बड़ा, ये तो चलिए छोटा मोड़, ये सभी बड़े थे, कोई छोटे मोटे, नेहरू माउंटबेटन को लेटर लिखते हैं कि 1947 में जैसा सिविल वॉर की चांस था, वैसा आज क्रिएट होने वाला है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन के कारण। ये वो लिखते हैं, आपके पंडित जी लिखते हैं, ठीक है। फिर सबसे बड़ा 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार। भाई उसमें तो मैंने बड़े बड़े मिलिट्री जनरल्स को सुना ये कहते हुए कि अगर उसमें सीधा एम था पाकिस्तान की, वो जो पंजाब, वो जो स्वर्ण मंदिर में जो सेंटर में जो टेररिस्ट थे, उनको ये प्रमोट करेंगे, इनको ये रिकॉग्नाइज करेंगे, और बाद में घुस जाएंगे। और इंडियन आर्मी क्योंकि वहां कुछ एक्सट्रीम काम कर नहीं सकती, तो इसको भारत को, जैसे बांग्लादेश को इंडिया ने अलग किया पाकिस्तान से, तो वैसे ही पंजाब को इंडिया से अलग कर दिया जाएगा। ये माइंडसेट था पूरा, इसी पे पूरा हुआ था। तो जबकि आपको नहीं पता, शायद ये पहली बार हुआ था पंजाब का, मैं पैदा नहीं हुआ 6 साल पहले, ऐसा कभी पूरे पंजाब को इंडिया से काट दिया गया था ना, क्योंकि उस समय मोबाइल का सिस्टम नहीं था, टेलीफोन होता था उसमें। सारे टेलीफोन की लाइनें ऑफ, सब न्यूज़पेपर ऑफ, सारे विदेशी पत्रकारों को बाहर फेंकवा दिया गया, पंजाब से बाहर, उसमें, ठीक है, सब ऑफ। और पूरा जो ये बॉर्डर था, वेस्टर्न बॉर्डर जिसे कहते हैं, भारत की जो पश्चिमी रेडक्लिफ सीमा है पाकिस्तान, उसको पूरा सील कर दिया गया, और पूरे स्वर्ण मंदिर को घेरा गया, उसकी इंसर्कलाइजेशन हुआ, और फिर बड़े बड़े जो हैवी वेपन्स है वहां पर लिए जाएंगे। फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तो एक कहानी है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप मेरी बात छोड़िए, मैं पर्सनल लेवल पे कौन हूँ ये उचित नहीं, मैं कोई बड़ा इंसान नहीं हूँ। देश पे आते हैं,
देश के इतिहास में भी है, जो जिस प्राइम मिनिस्टर को इतनी पावर मिली है, जिसको मैंडेट मिला है, जिसके पास इतनी बड़ी एटॉमिक पावर है, इतनी बड़ी आर्मी है, 15 लाख की मिनिमम आर्मी है, उसे भी और सही केस में भी जैसे हिंदी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जैसे अगर आप बहुत साउथ इंडिया के लोग पूछे तो लोग ऐसा समझते हैं हिंदी मतलब जो हिंदी हिंदुस्तानी भाषा हिंदी और उर्दू का मिक्स है। जैसे मैंने कहा छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमें उनसे मोहब्बत है, जताना भी नहीं आता। इसमें आधे शब्द हिंदी के, आधे शब्द उर्दू के हैं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये हिंदी इंपेरियलिज्म है। साउथ में ऐसा लगा कि हिंदी का इंपेरियलिज्म, साउथ के अगर आप आसाम में भी यही, जब ये आसाम में हुआ था, जब राजीव गांधी ने एनआरसी का वादा किया था यहाँ से लाल किले से, आसाम एजिटेशन हुआ था। मैं ये और एक एग्जाम्पल है। तो मेरा क्या कहने का मतलब है कि आप अगर कुर्सी पे बैठे हो, आप अगर पावर पे हैं, और अगर आप ये सोचो मैं आईपीएस ऑफिसर बन जाऊँ, मैं कहूँ अब तो मैं बस ऐसी की तैसी कर दूंगा, लोगों को सबक सिखा दूंगा, तो नहीं कर सकता मैं। आप चाहे आईपीएस हो, ठीक है, शायद गाँव में ऐसा चल जाता होगा, और आईटी आप किसी भी पोस्ट पे, आप में ह्यूमिलिटी होनी ही पड़ेगी। आप अपना अक्खड़ या अकड़ नहीं दिखा सकते किसी 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 स्थान पे। ये मैं आप पोलाइटनेस, सॉबराइटी, एक्सेप्टेबिलिटी एंड फिर टॉलरेंस, ये चीजें शायद होना बहुत आवश्यक है इंडिया में, क्योंकि इतना बड़ा देश है। शायद भूटान में इतनी इसकी जरूरत नहीं, इतना छोटा देश है, एक ही भाषा है, तो इसमें क्या जरूरत है। इसमें क्या इशू है भारत में कि इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी सारे सब नेशनलिटीज। मैं आपको फिर बताता हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी में अधिकारी डॉक्ट्रिन में ये कहा गया है कि भारत कुल मिला के 28 देशों का कॉम्बिनेशन है। 28 देशों का कॉम्बिनेशन है भारतवर्ष। ये चीज सत्य है, ठीक है। मतलब अधिकारी डॉक्ट्रिन फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी ने ये बात कही, ठीक है, कि भारत तुम मिला के इतने इतने सब सब नेशनलिटीज का एक मेल है, ठीक है। तो इसीलिए जो है तुम तो अगर आप पाकिस्तान की तरह बिहेव करें कि हम किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को रहने नहीं देंगे, उस भुट्टो को मार देंगे, बेनजीर को उठवा लेंगे, और ईस्ट पाकिस्तान में जाके हम लोग जो है मैसेकर करेंगे, हम लोग जो है रेप, प्लंडर, लूट जो भी मतलब किया, उस हामिदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट ने उसको लिख के दिया है। और ईस्ट पाकिस्तान में जो हुआ, जब ब्लड टेलीग्राम, और आर्चर ब्लड थे, उसने अमेरिका में टेलीग्राम लिखा, उसका करियर बर्बाद हो गया इस चक्कर में। उसने किस तरह की क्या निशंसता पाकिस्तानी आर्मी करे जब इंडिया की फौज घुसी वहां पर। तो आप, और क्यों क्यों ये हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान में जाके जिन्ना ने कहा फ्रॉम टुडे इंग्लिश एंड उर्दू विल बी योर लैंग्वेज, और उसमें 50-60 लोगों को मार दिया गया जिन्होंने इसको विरोध किया, ठीक है। तो तभी से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो अब तो जो ये, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का रिफ्लेक्शन है, ठीक है। पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसके पहले पूरी सिंधु सिंधु नदी जो पाकिस्तान से में 80% इंडिया में नहीं, 20% ही बचा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस घमंड में, इस अक्कड़ में आप रह, इस घमंड में, इस अहंकार में आप है कि हमारे पास, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, इतनी बड़ी आर्मी, इतनी फौज, तो हम किसी को भी आर्म ट्विस्ट कर सकते हैं, किसी को भी गुंडागर्दी दिखा सकते हैं, किसी को भी हम झुका सकते हैं, क्योंकि हम इतना, तो आप नहीं कर सकते। क्योंकि एक स्टेट की चले डिस्क्रिशनरी पावर, विवेकाधीन अधिकार इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होती है। जो आईएएस पीसीएस होते हैं, ये एक सरकारी सर्वेंट है। जिसकी भाई पाकिस्तान कश्मीर पे क्या सिद्धांत होगा, एटॉमिक वेपन कब चलाएंगे, और क्या वो बोफोर्स तो कब चलेगी, राफेल कब खरीदेंगे, ये कि कोई आईएएस बैठा हुआ नहीं ले सकता। आईएएस गवर्नमेंट से आके बात करता है, गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट उसी के पास है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। उसके बावजूद, इतनी ताकत होने के बावजूद, नेहरू से लेकर शास्त्री जी तक, फिर इंदिरा जी से लेकर राजीव जी तक, फिर मोदी जी, देखिए इन सब नेताओं को झुकना पड़ा है जनता के सामने। फिर मैं एग्जांपल देता हूँ रिजर्वेशन के मामले में पटेल नेहरू जी को झुकना पड़ा। भाषा के मामले में नेहरू पटेल जी का ध्यान, नेहरू जी को बॉम्बे और या चेन्नई के मामले में झुकना पड़ा। इंदिरा जी, शास्त्री जी के समय आया था ये हिंदी बचाने वाला। इंदिरा जी ने फिर इसको, इंदिरा जी के समय 3 लैंग्वेज फार्मूला का क्रिएशन हुआ, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ बहुत ध्यान सुनिएगा। फिर इन राजीव जी की हत्या हुई श्रीलंका के मामले में, जाफना में एलटीटी जब इंडिया की आर्मी पहुंची श्रीलंका में, तो एलटीटी करीब को न्यूट्रलाइज कर देने की इनकी 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 इनका इनका हुआ, क्योंकि राजीव गांधी ने भेजा ही था पीस कीप करने के लिए पूरी फौज को श्रीलंका में। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को राजीव गांधी श्रीलंका में भेजा ही था, ठीक है। फिर आप देखिए राजीव गांधी जी की हत्या हुई, फिर आप देखिए मोदी जी को देखिए, सबसे बड़ा एनआरसी सीए, सब बीजेपी में बहुत गलतियां हो सकती है, सब ने एग्जाम्पल दिया कि महात्मा गांधी, नेहरू, मनमोहन सिंह, सब ने क्या क्या कहा, लेकिन उसके बाद भी लोग बैठ गए शाहीन बाग में। बीजेपी चाहती लाठीचार्ज कर सकती, लेकिन उन्हें पता लाठीचार्ज करेंगे, न्यूयॉर्क टाइम में छपेगा कि एंटी मुस्लिम काम करिए गवर्नमेंट, तो उसने झेलते रहे सर। फिर किसान मूवमेंट को, ये फार्म बिल वापस लेना पड़ा। तो इतनी ताकत रहने के बावजूद इतने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर को देखिए पोलाइटनेस, सोबराइटी, एक्सेप्टेबिलिटी और टॉलरेंस शो करना पड़ता है। तो अगर आप ये समझते हैं, जो कि मैंने पुणे में जाने के बाद सीखा, शायद इलाहाबाद में माँ बाप का एक ही बेटा था, मेरे ताऊ जी ने शादी नहीं किया,
और सिबलिंग्स मेरे थे, बुआ जी के लड़के थे। मैं अपने परिवार में चाचा ताऊ जी के बीच में मैं एक वन ऑफ द एक ही सन हूँ। हाँ, एक ही एक एक आई एम द ओनली सन इन माई ताऊ जी एंड पिताजी के जो लिनिएज है उसमें, ठीक है। तो शायद वहां पर ये मेरे लगता है कि, और मोहल्लेदारी थी, तीनों चाचा जी ताऊ जी पिताजी तीनों गवर्नमेंट सर्विस करते थे, तो बिना बात के एक इज्जत थी। एक तो ये अक्खड़पन, ये जो अक्खड़पन के लिए घमंड है, ये मेरे अंदर बाय डिफॉल्ट रहा होगा। फिर परसेंटेज अच्छा पा गया पढ़ाई लिखाई की दुनिया में, तो घमंड और बढ़ गया। तो ये घमंड तो एक्चुअली हायर लेवल हुआ, जो बेसिक अक्खड़पन है। तो मैं आपको छोटी कहानी बोले ना, मैं उस बगल वाले चाचा जी थे, हम क्रिकेट के लिए बेटवा इधर आओ, बहुत सीधा दिखा तो तुम्हें अक्खड़पन, थोड़ा अक्खड़ बनो, थोड़ा तेजी लाओ, थोड़ा तेज बनो, थोड़ा अक्खड़ बनो। कहा चाचा अक्खड़ बनने की जरूरत है? अरे नौकरी कैसे संभालोगे, अगल बगल वालों को बीवी कैसे संभालोगे, ससुर जी को कैसे संभालोगे, इसलिए थोड़ा अक्खड़ बनो। वो हमारे वहाँ सब्जी उब्जी बेचते थे, या कोई चाचा लोग थे जो उस मोहल्ले में रहते थे, हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तो हमको याद है। तो ये आप में इनकलकेट किया गया, ठीक है। तो मैं जो चीज कहना चाहता हूँ, जो मैंने आपको पूरा भारत का एग्जाम्पल दिया कि नेहरू जी से लेके पटेल जी, फिर इंदिरा जी, फिर राजीव जी, फिर अटल जी का तो अभी मैंने दिया नहीं कम समय, फिर मोदी जी का, कि पहले आपका हुआ रिजर्वेशन का, फिर महाराष्ट्र मुंबई का, फिर तमिलनाडु का, फिर भाषा का फैक्टर है, फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, फिर तमिल जो तमिल टेररिज्म में, या जो लिट्टे का था इशू विद रिस्पेक्ट टू जाफना श्रीलंका, जब ये दोनों अलग हुआ, फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपका ये था, जब ये मोदी जी को सीए पे और ये फार्म बिल वापस लेना पड़ा। तो ये एक देश की बात हो या अपनी बात, तो ये दो सारी चीजें एक ही चीज सिखाती हैं आपको, मुझे, हम सबको, कि आपको लाइफ में पोलाइट होना पड़ेगा, आपको लाइफ में सबलाइम होना पड़ेगा, आपको लाइफ में सोब्राइटी आनी पड़ेगी, आपको मतलब कि आप में विनय, विद्या ददाति विनय, हमने ऐसा पढ़ा था, विनयशील होना पड़ेगा। सर क्या क्या जो सीखने वालों, क्या अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है, झुकने मतलब जो झुकता है वही सीख सकता है। क्या मतलब ये मतलब ये वो याद नहीं आ रहा है कि क्या था वो, कि अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है, मतलब कि जो इसका अर्थ है इस पहली का है, मैं बहुत याद नहीं आ रहा, कि जो सीखना चाहता है कुछ चीज, कोई भी, मैं चाहे आईआईटीएन बन जाऊं, उसके बाद भी जो कुछ ये सीखना चाहता है, उसे झुक के ही सीखा जा सकता है। अकड़पंथी करना, ये मुर्दों की पहचान होती है। जब पेड़ में फल होते तो झुकता है, जब पेड़ से फल नहीं होते तो वो अकड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये आपको लगे मैं कोई आदर्शवाद की बात करूं, मैं बाबा रामदेव नहीं हूं, मैं कोई बाबा नहीं हूं, लेकिन मैं ये अपने कठोर, जो मैंने ठोकर खाई आज तक जीवन में, उसके आधार पे मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 4-5 प्रॉपर्टी, पहला है आपका सोब्राइटी, दूसरा है आपका सिंसियरिटी भी कुछ हद तक, पोलाइटनेस, एक्सेप्टेबिलिटी एंड टॉलरेंस, ये सारी चीजें आप में होनी चाहिए। अगर आप एक, क्योंकि आप, जैसे मैं अपने अपने घर का एग्जांपल आपको दिया, घर में आपको क्या बताया जाता था, घर में किस टाइप की सोच होती थी, उसको 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 इनकलकेट करके आपने अगर उसको हार्डलाइन करके दुनिया को, सबको जज करना शुरू कर दिया, तो ठीक है, आप शायद चल जाएंगे, शायद इलाहाबाद के यूपी में किसी गांव में, जहाँ मेरे पिताजी बैंक मैनेजर थे और चाचा जी ताऊ जी की बड़ी इज्जत थी, वहां शायद मैं 60 साल तक जीते जी चाचा ताऊ जी के पैसे से और अपने अपने जमीन पे जी के बच सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे अजीम प्रेम जी बनना है, अगर मुझे आपको वो महिंद्रा साहब बनना है, अगर मुझे इन्फोसिस बनना है, तो मैं ये अक्खड़पंथी घमंड, और ये जो है क्या है, जो कहते हैं ना कि वो मर्द को दर्द नहीं होता, अच्छी बात है, अमिताभ बच्चन जी को पसंद करता हूँ, लेकिन ये अक्खड़पन जो है, ये नहीं आप दिखा सकते। आप में पोलाइटनेस, सोब्राइटी, सिंसेरिटी, एक्सेप्टेंस और रिलायबिलिटी भी एक इशू है, ये चीजें होनी चाहिए। पोलाइटनेस, सोब्राइटी, एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस एंड सबमिसिवनेस, ये चीजें होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया में सबको समय पैर छुए जाएगा झूठ के, लेकिन आप, मतलब मेरा ये जो कहने का अर्थ ये है कि आप में अक्खड़पन नहीं हो सकता। आप उसको डांट नहीं, जैसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको, अगर मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन लास्ट पॉइंट से मैं एग्जांपल देके बंद करता हूँ। जैसे समझ लीजिए कि अब 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 किसी ने कैसा कपड़ा पहना है, ठीक है। अब मैं जैसे मैं आपसे कहा कि मैं पावर में 33 ईयर्स यूपी के रूरल एरियाज में उनकी पोस्टिंग थी, तो मैंने आज भी ये देखा है सामने सामने, कोई कोई लड़का कैसे कपड़ा पहने, कोई लड़की कैसे कपड़ा पहन रही, तो अगर वो उसे उसे वो कैसा कपड़ा पहन रही है, उसे उसे अगल बगल वाले लोग जो है उसे शिक्षा दे सकते हैं। जैसे आप, मेरा स्कूल जो टैगोर पब्लिक स्कूल, बहुत पॉपुलर स्कूल था, मुझे आज भी याद है, 8th या 10th की बात है, हम लोग जब थे, तो हम लोग स्कूल से मैं गया और मैं आ रहा था, तो हमारे घर से बहुत दूर नहीं था, तो बोर्ड पे लिखा होता है, फ्रॉम टुडे द स्कर्ट्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड, ओनली सलवार कुर्ता इज अलाउड फॉर द गर्ल्स। हम लोग
हाँ, 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 बच्चों हम लोग के लिए हो गया था, हम लोग 10th पार कर रहे, नो हाफ पैंट फॉर बॉयज, फुल पैंट फॉर द बॉयज, सलवार कुर्ता फॉर द गर्ल्स, फुल पैंट। हमको याद है हमारे, हमको अब हमको फिर दो फुल पैंट खरीदना पड़ा था, क्योंकि फुल पैंट होता था कॉलेज में। सलवार कुर्ता फॉर द गर्ल्स, फुल पैंट फॉर द बॉयज, हम लोग 10th पास कर देते, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे हल्का हल्का याद है, ठीक है। क्योंकि वो समाज, अब क्योंकि स्कूल भी समाज के, एक समाज का ही हिस्सा है। पुलिस फोर्स हो, सिविल सर्वेंट हो, सिविल सर्वेंट चलिए आईपीएस वाईपीएस तो बाहर से आते, लेकिन पुलिस फोर्स में 90% जो पोस्ट होती है, 90% जो स्ट्रेंथ है, वो आपकी हवलदार और सीईओ और सब इंस्पेक्टर और इन सब का होता है, जो कि लोकल होते हैं। अब आईपीएस साहब तो कर्नाटका से आके बैठे हैं, या तो आपके कहाँ से पंजाब से आके एसी रूम में बैठे। मैं ये बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 90% फोर्स जो होती है वो लोकल फोर्स होती है, ठीक है। तो ये मैं आपको कहने का मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि जैसे मैं अपने स्कूल का एग्जांपल है कि 10th के बाद ये एप्लीकेशन लिख गया कि नो बॉयज विल बी अलाउड टू वेयर हाफ हाफ पैंट एंड नो गर्ल्स, एवरी गर्ल्स विल हैव टू सलवार कुर्ता। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो समाज का एक ऐसा प्रतिबिंब है, ऐसा अंतर्मन है, ठीक है। लेकिन क्या इतने बड़े सिटीज में, जैसे मैं आपको बताता हूँ, पुणे में भी एग्जाम्पल लेता हूँ, बैंगलोर में भी, क्या आप ऐसे किसी को फोर्स कर सकते हैं कि आप क्या पहनने नहीं पहन सकते? ऐसे तो मैं जितना देखा नहीं किया कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या मतलब, ये तो ये बहुत जगह बोला नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसे किसी को इस तरह से डर दिखा के उस पर तो हम ऐसे बिहेव कर नहीं सकते। उसका फ्रीडम ऑफ चॉइस की हम जिसे बात करते हैं, ठीक है। अभी तो चलिए मैं बहुत बात कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं इसी बात पे अपने आप को रोकता हूँ, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप एक जैसे इंडिया के जो टॉप मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, इसमें तो फिर ये है, या देश चलाने की भी अगर बात आप मैं कहता हूँ, जैसे नेहरू जी से लेकर आज मोदी जी तक की सब में बात करता हूँ, तो आप इस घमंड में आप नहीं रह सकते कि हमारा पुलिस है, आर्मी है, एटम बम है, तो हम अब कुछ भी कर सकते हैं। हम हमारी ताकत जो है ऊपर वाले से भी बड़ी हमारी ताकत है। हम करता धरता है, और हम अपनी अकड़ चला लेंगे, और हम अपना एटीट्यूड जिसको कहते हैं ना कि वो अक्खड़पन से हम चल नहीं सकते। आपको सबलाइन होना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा लोगों के सामने, आपको जो है पोलाइट होना पड़ेगा, आपको जो है एक्सेप्टेबल होना पड़ेगा, एक्सेप्टेबिलिटी आप में आनी पड़ेगी। आप में घमंड और अक्खड़पन का आप मुजाहरा नहीं कर सकते, आप उसका प्रदर्शन पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। यही मैंने सीखा अपने जीवन में। एजुकेशन तो पहले भी थी, पढ़ाई लिखाई तो पहले भी किए थे, नॉलेज, इंग्लिश, फाइन इंग्लिश, वेरी वेरी हाई लेवल protagonist, वो academician, as well as computer science person, as well as a scientific person, as well as somebody who is a failed UPSC candidate। ये सब तो थी, लेकिन इसके साथ साथ जो ये है कि चार शब्द, सोब्राइटी, पोलाइटनेस, सबमिसिवनेस एंड एक्सेप्टेबिलिटी, ये चार शब्द भी आपको जोड़ने पड़ेंगे। न तो आप जब जमींदार बन जाइए, गांव के जाके अपने लाठी चलाइए, वो भी अब नहीं चल सकती। जैसा मैं देख रहा हूँ यूपी में, जो जिस टाइप की मानसिकता धीरे धीरे बन रही है, गवर्नमेंट चेंज हुई, लेकिन उस जोन में, लेकिन बड़े आईटी कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में, या एज सच वो भी छोड़िए, जो डेमोक्रेसी, मैंने आपको एग्जांपल दिया सारे केसेस के, फ्रॉम पंडित नेहरू टू रिजर्वेशन टू स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, in case of Delhi and in case of Bombay and Tamil Nadu, then language formula, then Operation Blue Star, then Sri Lanka Litte issue, and then Mr. Modi in the case of Farm Bill। तो इतने पावरफुल लोगों को भी लोगों के सामने झुकना पड़ा है, तो आपको भी झुकना पड़ेगा, मुझे भी झुकना पड़ेगा। यही मेरा अंतिम शब्द है। धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।